चैप्टर 671 बिगिनिंग। बुनिया की बातें सुनकर रिया इतनी सरप्राइज हुई कि वो अपना गुस्सा ही भूल गई। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसी सिचुएशन का सामना किया हो। वो हैरान थी कि एक आदमी जिसने उस पर इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था, वो ऐसे एक्सप्रेशंस और ऐसी बातें कह सकता है। और ये तब था जब वे दोस्त भी नहीं थे। उस पल रिया ने सोचा कि क्या वो अभी भी आधी नींद में है। उसने ये भी सोचा कि क्या बुनिया को कोई मेंटल इलनेस हुई है या फिर ड्रीम फेस्टिवल के करीब आने पर वो हिस्टीरिया का शिकार हो गया है। रिया की घबराहट के बीच बुनिया की स्माइल और गहरी हो गई। उसने किचन काउंटर के पार अपने हाथ बढ़ाए और रिया की चेस्ट पकड़ने की कोशिश की। इंस्टिंक्टिवली रिया पीछे झुकी और उसे डॉज करने की कोशिश की। उसे छूने में फेल होने के बाद बुनिया ने अपने हाथ वापस खींचे, खुद को किचन काउंटर पर सहारा दिया और ऊपर की ओर लीप लगाई। कॉफी कप्स और ग्लास जार्स के टकराने की आवाज के बीच उसने रिया पर हमला किया, जो पीछे की ओर झुकी हुई थी। इस रिएक्शन, इस चॉइस और पावर के इस डिस्प्ले ने रिया को दंग कर दिया। उसके पास अपनी पीठ से बो एंड एरो निकालने का समय नहीं था। उसकी कमर पीछे की ओर मुड़ी और उसका राइट फुट एक सीसॉ के दूसरे छोर की तरह ऊपर उठा, जिससे ट्रांसफॉर्म्ड ब्यूनिया कैफे ओनर हवा में उड़ गया। साथ ही रिया के मन में एक विचार कौंधा, क्या वो सच में अपना आपा खो चुका है? क्रैश। बुनिया किचन काउंटर के किनारे से जा टकराया। रिया ने अपनी पीठ में ताकत लगाई और फिर से सीधी खड़ी हो गई। फिर उसने अपना हंटिंग बॉ निकाला, एक एरो चढ़ाया और ब्यूनिया की ओर निशाना साधा, जो अभी खड़ा ही हुआ था। बुनिया के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो एक पल के लिए जम गया और फिर गिड़गिड़ाने लगा, मत, मुझे मत मारो। अभी अचानक मेरा कंट्रोल खो गया था। बुनिया के गिड़गिड़ाते और डरे हुए चेहरे को देखकर रिया को वो फेमिलियर और अनफेमिलियर दोनों लगा। धनुष की डोरी पर तीर खिंचा हुआ था, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। डॉट डॉट डॉट। प्रिमिटिव फॉरेस्ट से टिजामो टाउन की सड़कों पर एंटर करते हुए लूमियन ने दोनों तरफ के रोशन घरों को देखा और उपहास किया। क्या इसे भयानक और अजीब माना जाना चाहिए? ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा सीन देखा हो। फोर्थ ईपॉक ट्रायर में उसने ऐसी ही घटना देखी थी। न केवल अंधेरे शहर में रोशनी वापस आ गई थी, बल्कि पूरा फोर्थ ईपॉक ट्रायर सन्नाटे से शोर की ओर बढ़ गया था, जैसे जीवन में वापस आ रहा हो। इस एबनॉर्मैलिटी का सामना करते हुए लूमियन बेशक सरप्राइज्ड और बहुत विजिलेंट था। हालांकि वो इंटेंस इमोशन से ओतप्रोत नहीं था। सरफेस पर वो अपने आसपास के माहौल को आराम से देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि रियाजा और मैस्लो गायब हो चुके हैं। पेट्रोल टीम के वे दो मेंबर्स जो उसके पीछे होने चाहिए थे, वे चले गए थे। चूंकि ये मेरी नाक के नीचे से दो बियॉन्डर्स को चुपचाप गायब कर सकता है, तो ये निश्चित रूप से मुझे भी वैसे ही गायब कर सकता है। दूसरे शब्दों में, मैं जरूर इफेक्ट हुआ हूँ। इस बात के हाई चांसेस हैं कि वो ट्रांस एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन था। मिस्टिसिज्म पर्सपेक्टिव से वो टाउन जो पहले ही गहरी नींद में सो चुका था, बिना किसी सिग्निफिकेंट टर्न ऑफ इवेंट्स के फिर से रोशन होना ये संकेत देता है कि मैं एक और सीन में हूँ जो ओरिजिनल से रिलेटेड है पर अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे जबरदस्ती एक सपने में धकेल दिया गया हो? क्या ड्रीम फेस्टिवल ऑफिशियली शुरू हो गया है? मैं हिसोका के घर में नहीं सोया। मैं अभी भी जाग क्यों रहा हूँ? ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ते हुए लूमियन ने जल्दी ही करंट सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया। उसी पल उसने आगे की तरफ एक ग्लास विंडो से एक फिगर को निकलते हुए देखा, जो वुडन प्लैंक्स और झाड़ियों से घिरा हुआ था। वो 40 के दशक की शुरुआत का एक लोकल आदमी था, जिसकी स्किन डार्क ब्राउन थी, आंखें भूरी, बाल काले और होंठ मोटे थे। लूमियन ने उसे पहले देखा था। वो एक हंटिंग गाइड था, जो पोर्ट पाइलोस और अन्य जगहों से आने वाले जेंटलमैन और लेडीज को शिकार के लिए जंगल में ले जाने का काम करता था। उसके बारे में लूमियन का इंप्रेशन ये था कि वो हमेशा एक चापलूसी भरी मुस्कान पहने रहता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहते हैं, वो हमेशा हाँ में जवाब देता था। वो कभी गुस्सा नहीं दिखाता था, तब भी नहीं जब वे जेंटलमैन और लेडीज उसे सजा देते थे जिन्हें वो गाइड करता था। लूमियन को देखते ही हंटिंग गाइड के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने खिड़की धकेली और अपना दूसरा हाथ उठाया, जिसमें एक डबल बैरल शॉटगन थी। मरो, तुम नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के कुत्ते। जैसे ही हंटिंग गाइड ने कोसा, उसने लूमियन पर अपनी डबल बैरल शॉटगन से निशाना साधा और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। बैंग! भारी मात्रा में लीड एक कोन की तरह फैल गया, जिसने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही हंटिंग गाइड ने निशाना साधा, लूमियन एक तरफ हट गया और सड़क के दूसरी ओर लुढ़क गया। उसकी आंखों के सामने जो आया, वे पहले शांत रहने वाली गायें, भेड़ें और घोड़े थे। उस पल इन जानवरों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। एक हाथ से खुद को सहारा देते हुए लूमियन ऊपर कूदा। मवेशियों के रंभाने की तेज आवाज और हंटिंग गाइड के निशाने के बीच वो दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के बीच में कूद गया। आह! एक चीख अचानक हवा में गूंजी और फिर अचानक रुक गई।
दूसरी मंजिल का दरवाजा खुला और लुमियन का सामना एक जवान आदमी से हुआ जो गहरे लाल खून में लथपथ था। उसने एक भारी कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी जिससे क्रिम्सन लिक्विड टपक रहा था, और उसके पीछे 50 के दशक के एक बूढ़े आदमी की क्षत विक्षत लाश पड़ी थी जिसके सीने पर गहरा घाव था। लुमियन, जो कई दिनों से टिजामो टाउन में घूम रहा था, इन दोनों व्यक्तियों के लिए अजनबी नहीं था। जमीन पर अपनी आंखें पूरी तरह खोले पड़ा व्यक्ति टिजामो टाउन का लेदर स्मिथ था। वो जेंटलमैन लेडीज और शहर के शिकारियों द्वारा लाए गए जंगली जानवरों की खाल खरीदता था जो खुद उन्हें हैंडल नहीं करना चाहते थे, उन्हें प्रोसेस करता था और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बेचता था। कुल्हाड़ी पकड़ा हुआ वो फिगर उसका बड़ा बेटा था जिसने उससे लेदर प्रोडक्शन की टेक्निक सीखी थी। वो एक आज्ञाकारी जवान के रूप में जाना जाता था, और उसका पिता कोई पुराने ख्यालात का आदमी नहीं था जो फिजिकल या वर्बल वायलेंस का सहारा ले। ये तिजामों के लोगों की एक विशेषता थी। वे विनम्र, शांत और इंटेंस इमोशंस से रहित थे। और अब ऐसा लग रहा था कि लेदर स्मिथ के बड़े बेटे ने अभी अभी अपने पिता को कुल्हाड़ी से मार डाला है। लुमियन को देखते ही लड़के की आंखों में एक खून की प्यासी मुस्कान तैर गई। एक चिल्लाहट के साथ उसने लुमियन पर अपनी कुल्हाड़ी चलाई। दूसरी ओर हंटिंग गाइड अपनी डबल बैरल शॉटगन में नए लीड राउंड्स लोड करने लगा। लुमियन का शरीर अचानक इथीरियल हो गया, अपनी परछाई में विलीन हो गया और सीढ़ियों के पास के अंधेरे में गायब हो गया। शैडो ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ सेकंड के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स की ओर चुपके से बढ़ने के लिए इस एबिलिटी का उपयोग करने के बाद लुमियन ने अचानक किसी को डर में रहम की भीख मांगते सुना। वो सायों से बाहर निकला और वापस इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने देखा कि रिया कैफे ओनर बुनिया पर तीर साधे हुए है, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं था। उसी पल एक विशाल एनाकोंडा सामने वाले घर की छत पर बिछी हाई की परतों से निकला और उल्टा लटक गया। उसने अपनी ठंडी आंखें और बदबूदार मुंह खोला और उसकी स्केल्स पर बने पैटर्न्स फैलते और मरोड़ खाते हुए महसूस हो रहे थे। इस बार लुमियन पीछे नहीं हटा। उसे निगलने की कोशिश कर रहे उस विशाल बोए का सामना करते हुए उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसने अपना मुक्का ऊपर की ओर चलाया। एक पल में उसके मुक्के से धधकती सफेद लपटें जलीं जिसने उसके पूरे अग्रभाग को अपनी चपेट में ले लिया। बैंग! लुमियन का मुक्का विशाल बोआ के खुले जबड़े में लगा, मांस को चीरते हुए और उसके अपर जॉ पर एक जबरदस्त अपकट देते हुए। अपने मानव शिकार को निगलने से पहले ही विशाल बोआ की ठंडी आंखों ने अपनी चमक खो दी। उसका भारी शरीर इनर्शिया के कारण नीचे गिरा, लेकिन लुमियन आसानी से गिरते हुए सांप के रास्ते से हट गया और अपना मुक्का वापस खींच लिया। क्लैंग! वो विशाल बोआ जमीन पर गिरा, उसका फिसलन भरा स्केल्ड बॉडी सफेद लपटों में घिरा हुआ था। वीकनेस इन्वेस्टिगेशन। लुमियन रिया के करीब आया और देखा कि वो पेट्रोल टीम मेंबर भी उसे एक विजिलेंट और उलझन भरे एक्सप्रेशन के साथ देख रही है। उसने तुरंत हमला नहीं किया। वह लुमियन का दिल धड़का और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। लगता है तुम अभी भी होश में हो। बुनिया से सावधान रहते हुए रिया ने लुइस बेरी को एक पल के लिए देखा। बोलने से पहले वो हिचकिचाई। होश में? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, लुमियन ने बुनिया की ओर इशारा किया जो उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देख रहा था। क्या उसने तुम पर हमला करने या यहाँ तक कि बलात्कार करने की कोशिश की? हाँ। रिया ने ये नहीं पूछा कि उसे कैसे पता चला। इसके बजाय उसने पूछा, क्या हो रहा है? लुमियन जवाब में हंसा और बोला, शायद हमने एक बार फिर सपने में एंट्री की है, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं हैं। उसने रिया की अपैरेंट लूसिडिटी के आधार पर एक शुरुआती फैसला लिया। शायद उसके अपने दिमाग की स्पष्टता बनाए रखने का कारण हिसोका के घर में सोना और हाल ही में स्पेशल ड्रीम में एंटर करना था। उसे आगे के कॉन्फर्मेशन के लिए कैमस को ढूंढने की जरूरत थी। लुइस बेरी का जवाब सुनकर रिया के दिमाग में अचानक एक शब्द कौंधा। इससे पहले कि वो अपने विचार व्यक्त कर पाती, अचानक 3 घंटियों की आवाज गूंजी। घंटी की गूंजती हुई धुनें टिजामो की सड़कों पर फैल गईं, जैसे शहर के निवासियों को बुला रही हों। रिया ने ध्यान से सुना, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। ये कैथेड्रल की घंटी है। कैथीड्रल? सैन सियोंग कैथीड्रल? लुमियन के विचार तुरंत परेशान करने वाले पाद्रे कैली की ओर मुड़ गए। उसने रिया की ओर देखा। चलो चलकर जांच करते हैं। ठीक है, रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसने अपना धनुष नीचे किया। अब वो कैफे ओनर बुनिया पर निशाना नहीं साध रही थी और लुमियन के पीछे सेंट सियन कैथीड्रल की ओर चल पड़ी, जो उनकी करंट लोकेशन से केवल पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा अलग किया गया था। बुनिया का एक्सप्रेशन ललक और नफरत के बीच डोलता रहा, लेकिन उसने उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। डर के कारण वो पीछे ही रहा। लुमियन और रिया बहुत तेज रफ्तार से दौड़े। महज कुछ सेकंड में उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स को पार किया और कैथेड्रल के सामने वाले छोटे स्क्वायर में पहुंच गए। पाद्रे काली पहले से ही कैथेड्रल के एंट्रेंस पर खड़ा था। हालांकि उसने अब इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरी वाले कपड़े नहीं पहने थे। इसके बजाय उसने एक गहरे रंग का और बारीकी से डिजाइन किया गया चोगा पहना था।
वो पादरी, जिसकी डार्क ब्राउन स्किन, धंसी हुई आंखें और सख्त चेहरे की बनावट थी, उसने सामने के खाली स्क्वायर को घूर कर देखा और फिर उसकी नजरें अभी अभी आए लूमियन और रिया पर टिकी। उसने बाइबिल को हवा में ऊंचा उठाया और एक पागलपन भरे एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाया, मैं यहाँ आधिकारिक तौर पर ड्रीम फेस्टिवल की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। ड्रीम फेस्टिवल के दौरान कोई टैबूज या पाबंदियां नहीं हैं। आप जो चाहें करने के लिए आज़ाद हैं, जिसमें नुकसान पहुंचाना और मारना भी शामिल है। इसका आनंद लें और अपनी सभी भावनाओं और इच्छाओं को आज़ाद कर दें, हर कोई। चैप्टर 672, ग्रेटर ट्रबल। पादरे काली की चीख सुनकर रिया ने अपना हंटिंग बाव उठाया और काले चोगे वाले उस पादरी पर चांदी की बिजली से लिपटे एक तीर का निशाना साधा। कैफे ओनर बुनिया के सामने होने वाले गुस्से के मुकाबले इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा और भी गहरा था और कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो पादरी ईश्वर की निंदा कर रहा था और अपने धर्म से फिर गया था। उसी पल रिया के हंटिंग बॉव के सामने एक कोमल लेकिन शक्तिशाली हथेली आई जिसने तीर को रोक दिया। तुम? रिया लुइस बेरी की ओर मुड़ी, ये सोचकर परेशान कि उसने उसे क्यों रोका। लूमियन ने शांति से जवाब दिया, रुको और देखो। जैसे ही उन दोनों ने बात की, पादरे कैली ने एक बेपरवाह और दिखावटी मुस्कान दिखाई। वो मुड़ा और अपनी बाहों में बाइबल लेकर वापस कैथेड्रल की ओर चल पड़ा। कैथेड्रल के ऊपर का सुनहरा गुंबद और बाहरी दीवारों पर बनी मूर्तियां और सजावट क्रिम्सन मूनलाइट के नीचे धुंधली पड़ गई। जब पादरे कैली की आकृति कैथेड्रल के खुले दरवाजे से ओझल हो गई, तो रिया ने लूमियन की ओर एक गंभीर भाव के साथ देखा। क्यों? लूमियन जवाब में हंसा। यह महसूस करने के बाद कि ये जगह एक सपना होने का संदेह है, मैं एक सवाल पर विचार कर रहा हूँ। जैसे ही वो बोला, तिजामों और आसपास के प्लांटेशंस में चीखें और मर्मभेदी रोना गूंज उठा, जो अंधेरे रात के आकाश में प्रतिध्वनित हो रहा था। क्या सवाल? रिया ने जोर देकर पूछा। बिना सीधा जवाब दिए लूमियन ने कहा, यह लगभग तय है कि हम ड्रीम फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि तुम पादरे काली पर हमला करने में सफल हो जाती हो, तो ड्रीम फेस्टिवल खत्म होने और सबके जागने पर क्या होगा? रिया के जवाब का इंतजार किए बिना लूमियन फिर से मुस्कुराया। अगर तुम उसकी बाह में गोली मारती हो, तो वो जागने पर संबंधित जगह पर फैंटम पेन महसूस करेगा, जैसे कि वो गठिया से पीड़ित हो और उसकी मांसपेशियां फट रही हों। अगर तुम हथौड़े से उसके सिर पर वार करती हो और उसे बेहोश कर देती हो, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हकीकत में लौटने पर उसे सिर दर्द, चक्कर आना और घबराहट महसूस होगी। अगर तुम उसे बांधती हो, लगातार बिजली के झटके देती हो और आग से जलाती हो, तो क्या वो वास्तविक दुनिया में उन संवेदनाओं को महसूस करेगा, जैसे कि उस पर सायों का साया हो? वो हमेशा खुद को जकड़ा हुआ, लकवाग्रस्त या दर्द में महसूस कर सकता है। रिया ने शांति से सुना। उसने ये सवाल नहीं किया कि पादरे काली को लेकर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। जितना अधिक उसने सुना, उतनी ही वो सतर्क होती गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि लुइस बेरी का विवरण तिजामों में मास हिस्टीरिया के उन विभिन्न रूपों से मेल खाता था जिन्हें पेट्रोल टीम ने इकट्ठा किया था। लूमियन रिया की ओर मुड़ा और मुस्कान के साथ पूछा, अगर तुमने पादरे काली को तीर से मार डाला होता तो सपना टूटने पर क्या होता? वो तुरंत मर जाएगा? नहीं, रिया ने इनकार किया। तिजामों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसमें एक रात के बाद कई लोग अचानक अपने सपनों में मर गए हों। रिया ने तुरंत एक असामान्यता के बारे में सोचा। दिसंबर के मध्य और मार्च के मध्य के बीच तिजामों में होने वाली सालाना मौतों में से 80% इसी दौरान होती थीं, जो पोर्ट पाइलोस और आसपास के कस्बों की तुलना में काफी ज्यादा थीं। उसने अपने शब्द बदले। वे अगले 3 महीनों के भीतर धीरे धीरे मर जाएंगे। सिर हिलाते हुए लुमियन ने जवाब दिया, मुझे तो ये भी संदेह है कि जंगल के आदिम कबीले ने उन 3 महीनों में मुख्य रूप से उन लोगों को खत्म करने के लिए कई हमले किए जो सपनों में मर गए थे, ताकि उन्हें हकीकत में बिना कुछ असामान्य बताए मरने दिया जा सके। पिछले साल दिसंबर से इस साल तक उन्होंने केवल एक हमला किया है। इसका कारण ये होना चाहिए कि वो हमला बहुत सफल रहा था। जिन्हें मरना चाहिए था वे मर चुके हैं, और कुछ जो मरने के हकदार नहीं थे वे भी मर गए हैं। उनके लिए जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने दोबारा टिजामो आने का मोटिवेशन भी खो दिया है। रिया ने ध्यान से सुना और कुछ सेकंड तक विचार किया। ड्रीम फेस्टिवल उसी कबीले से पैदा हुआ है? ये संभव है। इसकी अधिक संभावना है कि वे स्रोत की रक्षा या पूजा करते हैं और उसके खुलासे के अनुसार काम करते हैं, लूमियन ने सरलता से जवाब दिया। रिया ने हल्का सा सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे पादरे काली को गोली मारने से रोका। टिजामो में हर कोई शायद एक शिकार है। लूमियन ने सोचा, इसीलिए मैंने उन 2 हमलावरों पर जवाबी हमला नहीं किया और केवल एक घूंसे से उस विशाल बोए को मार डाला। जब मैं सपने से जागूंगा, तो क्या वो विशाल बोआ मेरे सामने रेंग कर आएगा और मर जाएगा? अगर ऐसा है, तो मैं लुडविग की थाली में और खाना डाल सकता हूँ। लूमियन ने रात में सोए हुए खाली स्क्वायर का मुआयना किया। चलो अब कैमस को ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या वो अभी भी होश में है। ...
टिजामो में पुलिस हेडक्वार्टर्स की तीसरी मंजिल पर 5 कमरे और एक वॉशरूम पेट्रोल टीम के थे। एक कमरा रोजमर्रा के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि दूसरा दस्तावेजों और सामानों को रखने के लिए था। बाकी 3 अपार्टमेंट स्थानीय पेट्रोल टीम के सदस्यों के थे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। कैमिस और कोलोबो के आने के साथ मैस्लो अस्थायी रूप से लोबन के कमरे में चला गया था, ताकि पोर्ट पायलॉस के अपने सहयोगियों के लिए एक कमरा खाली कर सके। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। घंटी की गूंज के बीच कैमिस हड़बड़ाकर जाग गया। उसने खिड़की से बाहर गहरी रात में देखा, जो धुंधली क्रिम्सन मूनलाइट से रोशन थी। एक पल के लिए दिशाहीन होकर उसने समय के बारे में सोचा। जैसे ही कैमिस समय देखने के लिए अपनी जेब घड़ी की ओर बढ़ा, उसने काम चलाऊ बिस्तर से कोलोबो की अनुपस्थिति देखी। बेचैनी की एक भावना उस पर हावी हो गई, जिसने उसे कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। दृढ़ संकल्प के साथ वो डरावनी क्रिम्सन मूनलाइट के नीचे अपने बिस्तर से उठा, अपनी जेब घड़ी और हथियार को सुरक्षित किया। कॉरिडोर में सावधानी से कदम रखते हुए कैमिस ने उसे असामान्य रूप से शांत पाया, जो साये जैसी खामोशी में लिपटा हुआ था। पुलिस हेडक्वार्टर्स की सीमाओं से परे डरावनी चीखें और दूर की कराहें रात को चीर रही थीं, जो टिजामो के विभिन्न कोनों और उसके आसपास के प्लांटेशन से आ रही थीं। एक पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में अनुभव से हासिल अपनी गहरी जागरूकता का उपयोग करते हुए कैमिस को अपने अधिकार क्षेत्र में गड़बड़ी महसूस हुई। अचानक वो सहज रूप से जमीन पर गिर गया और आगे की ओर लुढ़क गया। कॉरिडोर में एक कान फोड़ने वाली आवाज गूंजी और एक लकड़ी का दरवाजा, जिसके पास से कैमिस गुजरने वाला था, चकनाचूर हो गया और बाहर की ओर फट गया। पलक झपकते ही हवा में एक ब्रॉडस्वर्ड लहराई, जो एक क्रूर ताकत से प्रेरित थी और खाली कॉरिडोर को चीर रही थी। जैसे ही कैमिस तेजी से हमले से बचा, वो अपने हमलावर का सामना करने के लिए मुड़ा। वो लोबन था, 1.9 मीटर से अधिक लंबा गश्ती दल का सदस्य, जिसके छोटे हल्के सुनहरे बाल और भेदने वाली हल्की नीली आंखें थीं। फेसेशन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, उसकी आंखें साफ लालच से चमक रही थीं। मध्यम चांदनी में उसके चेहरे के नक्श परछाइयों से ढके हुए थे, जो एक डरावनी दुर्भावना पैदा कर रहे थे। लोबन को देखते ही कैमिस की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। साइकिक पियर्सिंग। लोबन दर्द भरी चीख के साथ पीछे हटा, सहज रूप से अपने हाथों से अपने सिर को ढाल बनाया और ब्रॉडसवर्ड पर अपनी पकड़ छोड़ दी। मौके का फायदा उठाते हुए कैमिस ने तेजी से अपना रिवॉल्वर निकाला और अपने टीममेट पर निशाना साधा। हिचकिचाहट के एक पल में कैमिस लड़खड़ाया, फिर उसने अपना हथियार नीचे कर लिया। बैंग! गोली अपने निशाने पर लगी और लोबान के घुटने पर पूरी ताकत से वार किया, जिससे मांस फट गया और हड्डी टूट गई। अर्थ मदर के चर्च का एक डॉक्टर ऐसी चोटों को ठीक कर सकता था। लोबन जमीन पर गिर गया, तड़पने लगा और अत्यधिक दर्द के कारण उसके सिकुड़ने की कोशिशें नाकाम हो गईं। कैमिस ने अपना रिवॉल्वर नीचे किया, खड़ा हुआ और कॉरिडोर के अंत की ओर बढ़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, कैमिस एक बिखरे हुए केबिन के पास से गुजरा और उसके भीतर से हल्की फुसफुसाहट सुनी। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, कोलोबो, क्या वो तुम हो? तनावपूर्ण सन्नाटे के एक पल के बाद कोलोबो की आवाज, जो घबराहट और डर से भरी थी, ने जवाब दिया, पीछे रहो और पास मत आओ। मुझे बख्श दो। कैमिस ने अपनी भौहें सिकोड़ी, ये महसूस करते हुए कि कोलोबो का व्यवहार उसके सामान्य शांत स्वभाव से कोसों दूर था। हालांकि डर और बेचैनी कोलोबो के स्वभाव में थी, पर वो आमतौर पर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए अपनी चिंताओं से पार पा लेता था। हिस्टीरिया का ये स्तर अभूतपूर्व था। कोलोबो को क्या हुआ है? कैमुस ने सोचा। स्थिति को बिगड़ने के जोखिम के बजाय वहीं रुकने का फैसला करते हुए कैमिस ने देखा कि कोलोबो एक बेचैन खामोशी में डूब गया है। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद कैमिस ने कोलोबो की स्थिति का आकलन करने पर विचार किया। यदि स्थिति भयानक साबित हुई तो उसने पीछे हटने और लुइस बेरी को खोजने का संकल्प लिया। अचानक नीचे से तेज कदमों की आवाज गूंजी। कैमिस तेजी से घूमा और सीढ़ियों की ओर अपनी रिवॉल्वर तान दी। वहां उसने लुइस बेरी को देखा, जिसने सुनहरी घास की टोपी स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी। उसके साथ रिया थी, जो हंटिंग बो और एरो से लैस थी। अपनी दिशा में तनी हुई नली को देखते हुए लुइस बेरी हल्के से हंसा और उसका स्वर शांत था। ड्रीम फेस्टिवल में आपका स्वागत है। ड्रीम फेस्टिवल? क्या यह ड्रीम फेस्टिवल है? कैमिस को एहसास हुआ। उसने मुस्कुराते हुए लुइस बेरी और गंभीर रिया के बीच देखा। उसके चेहरे पर उलझन थी। हम अभी भी होश में क्यों हैं? उनके शांत व्यवहार को देखते हुए कैमिस ने निष्कर्ष निकाला कि वे उन भारी भावनाओं और इच्छाओं के आगे नहीं झुके थे, जो अक्सर सपने देखने वालों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। फिर भी उसने अपनी रिवॉल्वर स्थिर रखी। लूमियन ने अपना तर्क देते हुए कहा, शायद त्वानाकू के घर की वजह से इस अजीब सपने में हमारी जल्दी एंट्री ने हमें ये होश दिया है। रिया ने इस बात का सुझाव देने का मौका लिया कि सपने के भीतर होने वाली मुठभेड़ें कुछ हद तक वास्तविकता पर प्रभाव डाल सकती हैं।
शुरू में राहत महसूस करते हुए कि उसने लोबान के खिलाफ जानलेवा बल का इस्तेमाल नहीं किया था, कैमस का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने अपने साथियों को संबोधित किया। टिजामो में हम 3 ही बियॉन्डर्स नहीं हैं। यदि हम इस धारणा पर अडिग रहते हैं कि हमला होने पर हम जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ये हमारी रक्षा करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करेगा। लूमियन मुस्कुराया। किसने कहा कि हम मार नहीं सकते? अगर कोई मेरे लिए खतरा पैदा करता है तो उसे उसी के अनुसार मार दिया जाएगा। रिया और कैमस खामोश हो गए। एक पल के विचार के बाद कैमस ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया और सीढ़ियों के पास बने कंपार्टमेंट की ओर इशारा किया। कोलोबो की चरम प्रतिक्रिया डर से पैदा हुई है। वो हमारे लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। उसे वहीं शरण लेने दो। जैसे ही रिया सहमत हुई, लूमियन का हाव भाव अचानक बदल गया। उसने पूछा, क्या कोलोबो भी इस सपने में है? कोलोबो, जो मेरी तरह एक हफ्ते से भी कम समय से तिजामों में है, उसे भी ड्रीम फेस्टिवल में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया है? कैमिस ने उलझन में पूछा। हाँ, क्या कोई समस्या है? लूमियन के चेहरे पर एक साया छा गया और उसने गंभीरता से जवाब दिया। ये बताता है कि खेल में शायद कोई बड़ी समस्या है, शायद खुद ड्रीम फेस्टिवल से भी ज्यादा भयानक। इससे पहले कि कैमिस और रिया आगे पूछताछ कर पाते, लूमियन ने अचानक बीच में ही टोक दिया, यहाँ मेरा इंतजार करो। इसके साथ ही वो स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल का उपयोग करके सीढ़ियों से गायब हो गया। लूमियन ब्रियो मोटेल की दूसरी मंजिल पर अपने स्वीट के ठीक बाहर फिर से प्रकट हुआ। अगले ही पल हवा में एक मर्मभेदी चीख गूंजी जो दर्द और आतंक से भरी थी। वह लुगानो था। चैप्टर 673 सीलिंग स्पेल। अपने डर की पुष्टि करते हुए लूमियन ने ताले में चाबी डाली और बिना किसी आवाज के स्वीट का दरवाजा खोला। अब उसे बिना किसी संदेह के पता था कि लुडविग, वो भयानक सील्ड क्रीचर, ड्रीम फेस्टिवल में अपनी भूख और पागलपन को पूरी तरह खोल देगा। खिड़की से आती क्रिम्सन मूनलाइट के नीचे लुगानो बेतहाशा छटपटा रहा था। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। उसकी लहराती हुई बाह के अंत में लुडविग छिपा हुआ था, जिसने बच्चों वाली नाइट कैप और पीले सितारों वाली स्काई ब्लू पजामास पहनी थी। हड्डियों के चबाने और मांस फटने की घिनौनी आवाजें हवा में भर गईं। इस अफरा तफरी के बीच फर्श पर खून की बूंदें बिखर गईं। अचानक लुडविग एक पागल जानवर की तरह आगे बढ़ा। उसके जबड़े एक भयानक चटक के साथ लुगानो की बाह पर बंद हो गए। आह! लुगानो की चीख ने एक बार फिर हवा को चीर दिया, जैसे छत उड़ा देने की धमकी दे रही हो। सहज रूप से उसने लुडविग की पकड़ से अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश की और दूसरे हाथ से उस जीव को दूर धकेलने का प्रयास किया। दर्द उसके शरीर में दौड़ गया और उसे लगा कि वो बेहोशी की कगार पर है। लुडविग को करीब से देखते हुए लूमियन उसके पीछे झपटा। उसके नथुने फड़क रहे थे। उसकी नाक से सफेद रोशनी की 2 किरणें निकली, जिन्होंने लुडविग को घेर लिया। लुडविग रुका और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन इससे पहले कि लूमियन कोई रिएक्शन दे पाता, उस लड़के के मुंह ने लुगानो की बाह पर अपना बेरहम हमला फिर से शुरू कर दिया, जिससे हड्डियां और मांस दोनों कुचल गए। उसकी आंखें झटके से खुल गईं। स्पेल ऑफ हेरम्फ केवल एक पल के लिए लुडविग को सुस्त कर सकता है, और वो भी केवल तब जब वो सील्ड हो। लूमियन ने खुद को याद दिलाया और अपनी नसों को स्थिर करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसने लुगानो की ओर देखा, जिसने उसे देख लिया था, लेकिन दर्द के कारण बोलने में असमर्थ था। हाथ उठाकर लुमियन ने लुगानो को धैर्य रखने का इशारा किया। हालांकि लुगानो का मन गालियों और हताशा से भर गया था, लेकिन वो उन्हें आवाज देने में असमर्थ रहा। जैसे ही उसके दिमाग में विचार कौंधे, लुमियन ने एक सूक्ष्म सिर हिलाया। अपना ध्यान बदलते हुए लुमियन ने लुडविग को बाईपास किया, जो लुगानो को निगलने में लीन था, और लुगानो का कंधा पकड़ लिया। एक पल में लुमियन ने पोर्ट सैंटा से प्राप्त एक तेज सीधी तलवार निकाली, जिसे उसने अपने ट्रैवलर्स बैग से निकाला था। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? दर्द की लहरों के बीच लुगानो के विचार बिखर गए। एक तेज हरकत के साथ लूमियन ने तलवार घुमाई और ब्लेड से सफेद लपटें फूट पड़ी। वो उग्र तलवार लुगानो की उस बाह पर गिरी जहां लुडविग दावत उड़ा रहा था, और सीधे जोड़ पर वार किया। एक तेज आवाज के साथ लुगानो का फोरआर्म लुडविग की पकड़ से अलग हो गया। पीछे एक खून से लथपथ कटा हुआ अंग रह गया। साथ ही लूमियन का रूप धुंधला होने लगा, और यहाँ तक कि लुगानो, जिसे उसने पकड़ रखा था, नजरों से ओझल हो गया। टेलीपोर्ट। लेकिन लूमियन बहुत दूर नहीं गया था। वो और लुगानो दोनों स्वीट के दरवाजे पर फिर से प्रकट हुए। पीड़ा बनी रही, लेकिन लुगानो की पल भर की राहत तब गायब हो गई जब लुडविग की आकृति एक बार फिर दिखाई दी। उस लड़के को देखना, जिसका मुंह अभी भी लुगानो के बाकी बचे फोरआर्म के खून से सना हुआ था, उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। डर ने पल भर के लिए दर्द को ग्रहण कर लिया, और लुगानो के मन में पागलों जैसे सवाल दौड़ने लगे। हम टिजामो से दूर टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुए? हम पोर्ट पाइलोस में टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुए? हम अभी भी लुडविग के सामने क्यों रुके हुए हैं? इस बीच लुडविग ने अपना ध्यान दरवाजे की ओर लगाया। उसके सुनहरे बाल खून से लथपथ थे और उसकी भूरी आंखें भूखी प्यास से चमक रही थीं।
अपनी उम्र के बच्चे की गति के साथ वो लुमियन और लुगानो की ओर बढ़ा और साथ ही वो लुगानो की बांह के बचे हुए हिस्से को चबाता और निगलता रहा। विचलित हुए बिना लुमियन ने शांति से सीधी तलवार अपने ट्रैवलर्स बैग में वापस रख दी। लुगानो की डरी हुई नजरों के सामने लुमियन ने एक पूरा आलमंड पिस्ताशियो क्रीम 1000 लेयर केक प्रकट किया और उसे लुडविग के पास फर्श पर पटक दिया। लुडविग की दौड़ धीमी हो गई क्योंकि वो विचार करने लगा कि पहले किस व्यंजन का आनंद लिया जाए। अंततः उसने अपना ध्यान वापस लुगानो की ओर लगाया। खून, मांस और आध्यात्मिक सार स्पिरिचुअल एसेंस से युक्त मज्जा का दृश्य उसे और भी अधिक उत्तेजित कर रहा था। लुडविग की पल भर की दुविधा का फायदा उठाते हुए लुमियन ने एक बार फिर अपने ट्रैवलर्स बैग में हाथ डाला, हिसोका की लाश का एक टुकड़ा निकाला और उसे एक तरफ फेंक दिया। लुडविग की नजर उस भेंट का पीछा करने लगी। उसके होंठ सहज रूप से गीले हो गए, फिर भी उसने रास्ता बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा लगा कि उसे अपनी पसंद के हिसाब से वो भेंट बहुत गंदी लगी। लुमियन ने व्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर सामग्री एक के बाद एक बाहर फेंकी, जिससे लुडविग के चारों ओर प्रलोभन देने वाली चीजों की एक बाधा बन गई। क्रीम पैनकेक्स, फ्रूट टार्ट्स, क्रीम से लथपथ सैंडविचेस, बुशे अला रेन, शराब से भरे चॉकलेट्स, कुकीज, कैंडीड प्लम्स, एक्लेयर्स, शार्लेट डिजर्ट्स और अनगिनत अन्य व्यंजन लुडविग के चारों ओर एक आकर्षक घेरा बना गए, जिससे लुगानो की ओर उसका बढ़ना रुक गया। गंभीर भाव के साथ लुगानो की ओर मुड़ते हुए लुमियन की आवाज में एक आदेशात्मक स्वर आ गया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पहले खून रोकना शुरू करो। चौंक कर लुगानो ने आज्ञा का पालन किया। उसकी बाईं हथेली से हल्की चमक निकली जब उसने अपनी घायल बांह के ठूंठ पर दबाव डाला। जैसे ही लुडविग ने अपने सामने बिछी दावत का आनंद लेना शुरू किया, उसकी जल्दबाजी कम हो गई। हालांकि वो अभी भी लुगानो के लिए चिंतित था, लेकिन वो अब आगे नहीं बढ़ा। अंतिम चरणों में लुमियन ने बिस्किट्स, मिठाई, बीफ जर्की के डिब्बे और विभिन्न राशन बाहर फेंके। लुडविग को भोजन की एक बेतरतीब लेकिन प्रभावी दीवार से घेर लिया। लुडविग के लिए लुमियन के 7 दिनों के राशन का लगभग पूरा हिस्सा उसके ट्रैवलर्स बैग से निकाल लिया गया था। इस सब का क्या मतलब है? लुगानो, जिसने सफलतापूर्वक अपने घाव का इलाज कर लिया था और अपना दर्द कम कर लिया था, लुमियन की हरकतों को हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मालिक अपनी इस मुसीबत के बीच लुडविग को खाना खिलाने पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। उस साथी को सीलिंग कर रहा हूँ, लुमियन ने शांति से जवाब दिया। उसके हाथ अपना काम करने से कभी नहीं रुके। सीलिंग? लुगानो को लगभग अपने कानों पर संदेह हुआ। क्या ये बहुत बेतुका नहीं है? एक राक्षस को सील करने के लिए भोजन का उपयोग करना? उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी ऐसी अवधारणा का सामना किया हो, यहाँ तक कि बाजार में उपलब्ध सबसे काल्पनिक उपन्यासों में भी नहीं। कोई भी लेखक ऐसी अजीब विधि का सपना नहीं देखेगा। क्या एक पारंपरिक सील, कन्वेंशनल सील में रहस्यमय प्रतीकों और पैटर्नों को अंकित करने के लिए आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली सामग्रियों के उपयोग के बाद कर्मकांडीय जादू या किसी रहस्यमय कलाकृति का उपयोग नहीं होता? राक्षस पर खाना फेंकने का क्या उद्देश्य हो सकता है? लुमियन मुस्कुराया और आह भरी। एक बार जब वो तृप्त हो जाएगा तो उसके पास तुम्हारे या यहाँ किसी और के लिए कोई भूख नहीं बचेगी। और यहाँ सुबह तक उसे व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त भोजन है, और संभवतः उससे भी आगे। लुमियन ने ये योजना ये महसूस करने पर बनाई थी कि लुडविग की एकमात्र इच्छा खाना थी। ड्रीम फेस्टिवल के दौरान उसके व्यवहार के साथ जुड़कर लुमियन को विश्वास था कि लुडविग अब विशुद्ध रूप से अपनी अतृप्त भूख से प्रेरित था, एक अनूठा गुण जो तिजामों में केवल उसी के पास था। इस परिदृश्य में जब तक लुडविग की भूख शांत रहती, वो स्वीट के भीतर ही सीमित रह सकता था, दूसरों के लिए खतरा पैदा किए बिना दावत उड़ाता रहता। पारंपरिक सीलिंग विधियों और इसमें क्या अंतर था? बेशक इस कामचलाऊ सील की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि लुडविग के 7 दिनों के भोजन को खत्म करने से पहले ड्रीम फेस्टिवल समाप्त हो जाए। अन्यथा जंगल में शिकार करने की लुमियन की क्षमता लुडविग की अत्यधिक भूख का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लुमियन की व्याख्या सुनने पर लुगानो को समझ आ गया। वास्तव में इस विधि ने लुडविग को अस्थायी रूप से रोकने का एक व्यावहारिक साधन प्रदान किया। किसने कहा कि इसे सील नहीं माना जा सकता? किसी के लक्ष्य की पसंद और कमियों को समझने से रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म का सहारा लिए बिना सील लगाने की अनुमति मिल गई। दावत के बीच में लुडविग को अभी भी दरवाजे के पास जाने की कोशिश करते देख लुमियन को एहसास हुआ कि वो जीव लुगानो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक तेज हरकत के साथ उसने लुगानो का कंधा पकड़ा और उन दोनों को पुलिस हेडक्वार्टर्स में दूसरी मंजिल की सीढ़ी के एक कोने में टेलीपोर्ट कर दिया। लुडविग ने स्वीट के भीतर अपनी पाक विजय पर फिर से ध्यान केंद्रित करने से पहले खाली दरवाजे की ओर संक्षेप में देखा। ... क्या आपको यकीन है कि सब कुछ नियंत्रण में है? लुगानो ने घबराहट में पूछा जिस क्षण वो स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर निकला। लुमियन ने जवाब में हंसते हुए कहा, जब तक कोई बियॉन्डर दरवाजे के पास से नहीं गुजरता वो अपनी दावत नहीं छोड़ेगा।
राहत महसूस करते हुए लुगानो ने एक गहरी सांस ली और अपनी बाकी बची बाह पर एक पछतावे भरी नजर डाली। उसके मन में विचार घूम रहे थे, क्योंकि वो अपने भविष्य पर विचार कर रहा था। कम से कम मैं अभी भी जीवित हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, भविष्य में मैं देखूंगा कि क्या मैं चर्च ऑफ स्टीम से एक मैकेनिकल आर्म खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा सकता हूँ। ये मेरी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है। डॉक्टर की विशेषज्ञता केवल इतना ही कर सकती थी, क्योंकि किसी और का अंग प्रत्यारोपित करना संभावना के दायरे से बाहर था। कैमिस और रिया ने लुगानो के खून से लथपथ अंग को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें लुइस बेरी की एक बड़ी समस्या की अशुभ चेतावनी याद आई। क्या हुआ? कैमिस ने पूछा। लुमियन मुस्कुराया। ये उस बड़ी समस्या के कारण होने वाली एक जटिलता है, लेकिन मैंने इसे अस्थायी रूप से सील करने में कामयाबी हासिल कर ली है। बस याद रखें, ब्रियो मोटेल से दूर रहें, खासकर दूसरी मंजिल वाले स्वीट के दरवाजे से। ये सुनकर राहत मिली कि लुइस बेरी ने हस्तक्षेप किया था। कैमस ने लुगानो को आश्वासन दिया, शुक्र है, ये सब सिर्फ एक सपना है। जागने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। एक सपना? लुगानो हैरान था। लूमियन ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस इतना कहा, वाकई ये एक सपना है, लेकिन याद रखें, यदि आप सपने में मर जाते हैं तो आप हकीकत में भी मर जाते हैं। लुगानो की घबराहट के बीच लुमियन ने कैमुस और रिया से कहा, चलो अब ट्वानकू के घर चलते हैं। ड्रीम फेस्टिवल की जांच में उसका प्राथमिक उद्देश्य हिसोका का सोना और नॉइस परिवार के डीमन से प्राप्त वस्तु का पता लगाना था। उसका इरादा उत्सव शुरू होने के बाद उनके संबंधित स्थानों में किसी भी बदलाव का आकलन करना था। यदि कुछ भी सामने नहीं आया तो लुमियन ने सैंट से कैथीड्रल में पाद्रे कैली को खोजने की योजना बनाई थी। हकीकत में पाद्रे काली के पास मौजूद स्पिरिट बॉडी की गहराइयों में कमजोरी की अजीब स्थिति ने उसे टिजामो में बाकी सभी से अलग खड़ा कर दिया था। इसने पादरी के बारे में कुछ विशिष्ट रूप से विशेष होने का संकेत दिया। इसके अतिरिक्त पाद्रे काली ही थे जिन्होंने आधिकारिक तौर पर ड्रीम फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। कैमिस हिचकिचाया। उसकी चुप्पी ने सुझाव दिया कि उसके पास ध्यान देने के लिए कुछ जरूरी मामले हो सकते हैं। उस पल रिया ने भ्रम की स्थिति में लुमियन को देखा और लुगानो की ओर इशारा किया। वो अभी भी होश में क्यों है? चैप्टर 674 मैनर। रिया का सवाल सुनकर लुमियन होश में आया और लुगानो की ओर मुड़ा। लुगानो को बचाने और सील करने की जल्दबाजी में उसने लुगानो की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। जब से इस डॉक्टर ने अपनी चोटों को नियंत्रित किया था, वो लुमियन के सवालों का जवाब दे रहा था। वो पूरी तरह सचेत और तर्कसंगत, लूसिड एंड रैशनल था, जो ड्रीम फेस्टिवल के अन्य प्रतिभागियों के बिल्कुल विपरीत था। यहाँ तक कि खुद राक्षस लुडविग भी अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और इंसानों को खाने पर उतर आया था। इसके अलावा लुगानो कभी हिसोका के घर में नहीं सोया था और न ही उसने पहले कभी इस अजीब सपने के दायरे में प्रवेश किया था। रिया, कैमिस और अपने मालिक को खुद को गौर से देखते हुए पाकर लुगानो, जो अभी भी दर्द से जूझ रहा था, पूरी तरह हैरान रह गया। मैं सचेत क्यों नहीं रहूंगा? क्या आप सब अभी भी अपने होश में नहीं हैं? हर कोई एक ही स्थिति में लग रहा है। मैं अकेला ही समस्या वाला क्यों होना चाहिए? लुमियन ने लुगानो की भावनाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और शांत स्वर में पूछा, क्या तुम हाल ही में मोटल से बाहर निकले थे? लुगानो ने याद करते हुए बताया कि वह लुडविग के लिए भुना हुआ मांस और पाम ट्री कोर्स से बनी पेस्ट्री खरीदने में उसकी मदद करने गया था। लुमियन मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम मोटल के अलावा कहीं और सोए थे? लुगानो ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ की महिलाओं के साथ जुड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा। वो स्पष्ट रूप से इस बात के लिए थोड़ा पछता रहा था, क्योंकि तिजामों में कई मिक्स्ड ब्लड लड़कियां थीं, जिनका आकर्षण नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की लड़कियों की तुलना में अलग था। जैसे ही दोनों ने बात की, कैमस और रिया ने लुगानो के शरीर में किसी भी असामान्यता की सावधानीपूर्वक तलाश की। हालांकि पर्याप्त रूप से सचेत होने और अत्यधिक भावनाओं की कमी के अलावा लुगानो इस अजीब घटना से अप्रभावित लग रहा था। लुमियन ने एक विचारशील मुस्कान के साथ लुगानो की ओर देखा और कहा, हमें ड्रीम फेस्टिवल नामक एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो हम सपना देख रहे हैं। हम इस सपने में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ मर गए तो हम हकीकत में भी मर जाएंगे। हमारे अलावा टिजामो में हर कोई लुडविग की तरह ही तीव्र भावनाओं और इच्छाओं के प्रभाव में है। वे सचेत हैं, सख्ती से कहें तो, लेकिन उन्होंने अपनी दुर्भावना दिखाने और अपनी दबी हुई इच्छाओं को व्यक्त करने का रास्ता चुना है। अगर हम उन्हें काबू में कर सकें तो हम संवाद करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे सहज रूप से हमें धोखा देने की कोशिश करेंगे। ये याद करते हुए कि कैसे कैफे मालिक ब्यूनिया ने रिया का निशाना बनते ही अपना रवैया बदल दिया था और रहम की भीख मांगने लगा था, रिया लुइस बेरी के फैसले से सहमत हो गई। ड्रीम फेस्टिवल के प्रतिभागी मूर्ख या पागल नहीं थे, उनकी अत्यधिक इच्छाएं और भावनाएं ही उनकी बेकाबू बुराई का मुख्य कारण थीं। मैं समझ गया। लुगानो को आखिरकार समझ आ गया। रिया के सवाल का मतलब समझते हुए वो अचानक बोल पड़ा, हम सचेत और तर्कसंगत क्यों हैं?
एक पल के ठहराव के बाद लुगानो की आवाज धीमी हो गई और उसने जोड़ा, मैं सचेत और तर्कसंगत क्यों रह पा रहा हूँ? लूमियन मुस्कुराया और बोला, हम सचेत और तर्कसंगत रह सकते हैं क्योंकि हमने पहले इस विशेष सपने में प्रवेश किया था। हमने कुछ जगहों पर निशान और अपनी ऊर्जा और आस छोड़ी थी। जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा क्यों है। बोलते समय वो लुगानो के चेहरे को करीब से देख रहा था, अपने सेवक के हाव भाव में बदलाव को भांप रहा था। लुगानो ने घबराहट भरी आवाज में कहा, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह देखते हुए कि लुगानो अपनी समस्या सामने आने के बाद भी शांत रहा, लूमियन ने अपने सेवक की किस्मत लक पर नजर डालने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वर्तमान में एक खूनी आपदा के बीच लुगानो आने वाले दिनों में किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। पहला हिस्सा समझ में आता है क्योंकि लुडविग ने अभी उसका आधा हाथ खा लिया है, लेकिन दूसरा हिस्सा क्या संकेत देता है? क्या ड्रीम फेस्टिवल कई दिनों तक चलता है? असंभव। क्या इसका मतलब यह है कि लुगानो ड्रीम फेस्टिवल के दौरान ही किसी बीमारी का शिकार हो जाएगा? जागने वाली दुनिया में मौत जैसी बीमारी जो तुरंत ठीक नहीं होगी भले ही वो जाग जाए? लूमियन चुपचाप लुगानो के प्रकट भाग्य के पीछे के अर्थ पर विचार करने लगा। अपनी नजर कैमिस और रिया की ओर घुमाते हुए उसे एहसास हुआ कि उन्हें भी जल्द ही एक गंभीर और खूनी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। इन विचारों के बीच लूमियन कैमिस और रिया की ओर मुड़ा और घोषणा की, मैं अपने सेवक को अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह दयालुता का काम नहीं था, बल्कि लूमियन को डर था कि लुगानो को अपने हाल पर छोड़ने से उसकी अकथनीय सचेत अवस्था किसी असामान्यता को जन्म दे सकती है और ड्रीम फेस्टिवल के रास्ते को अप्रत्याशित तरीके से बदल सकती है। उसे करीब रखना बेहतर था, जहां उसकी निगरानी की जा सके और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। कैमिस और रिया ने असंतुष्ट नजरें मिलाईं, फिर मान गए, यह फैसला तुम्हारा है। हमें टवानाकू के घर जल्दी पहुंचना चाहिए, लूमियन ने अपना पुराना प्रस्ताव दोहराया। कैमिस की नजर उस केबिन की ओर गई जहां कोलोबो छिपा हुआ था, और उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी जब उसने पूछा, कोई अंदाजा है कि कैप्टन रियाजा और बाकी लोग कहाँ हो सकते हैं? उन्हें ड्रीम फेस्टिवल शुरू होने पर मेरे बगल में दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वे कहीं नहीं दिखे, लूमियन ने ईमानदारी से स्थिति बताते हुए स्वीकार किया। शायद सपने और हकीकत का तालमेल अधूरा था। वो स्थान जहां प्रत्येक व्यक्ति ने इस सपने में प्रवेश किया, उनकी समझ, नींद की स्थिति और अन्य कई चरों, वेरिएबल्स जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता था। लूमियन ने सोचा कि अगर उसने अपनी सचेत अवस्था और तर्कसंगतता बनाए नहीं रखी होती, तो शायद वो ब्रियो मोटेल के स्वीट के मुख्य बेडरूम में जागता। क्या हमें पहले उन्हें खोजने की कोशिश करनी चाहिए? कैमिस ने अनिश्चित स्वर में प्रस्ताव दिया। लूमियन ने एक तिरछी हंसी छोड़ी और पूछा, क्यों? उनके साथ युद्ध में शामिल होने के लिए? न तो रिजा और न ही मैस्लो पहले कभी हिसोका के घर में सोए थे, इसलिए उनके आत्मनियंत्रण खोने और दुर्भावना के आगे झुकने की संभावना अधिक थी। वक्त आने पर लूमियन के पास इतने शक्तिशाली बियॉन्डर्स के खिलाफ लड़ाई की गति और तीव्रता को नियंत्रित करने की ताकत नहीं हो सकती थी, जैसा कि वो साधारण लोगों के साथ कर सकता था। कैमिस और रिया दोनों खामोश हो गए क्योंकि वे अपने ही साथियों के साथ जीवन मरण के संघर्ष की संभावना से खुश नहीं थे। जैसे ही लूमियन चलने का इशारा करने वाला था, कैमिस ने अपने दांत पीसते हुए घोषणा की, ट्वानाकू के घर जाने से पहले मुझे कहीं जाना है। और वो जगह कहाँ हो सकती है? लूमियन ने एक भौं चढ़ाकर पूछा। कैमिस ने भारी आवाज में जवाब दिया, पाम मैनर। लूमियन हंसा और बोला, तुम अमंदीना को बचाना चाहते हो? कैमुस ने मजबूती से सिर हिलाया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये महज एक सपना है। अगर सपने में किसी का उल्लंघन किया जाता है, तो वे जागने पर केवल थोड़ा हिस्टीरिया महसूस करेंगे। उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लूमियन ने बिना किसी उकसावे के कहा। कैमिस का भाव अडिग रहा। मुझे पता है, लेकिन मुझे डर है कि वो अपनी स्वप्निल अवस्था में इससे निपटने में सक्षम नहीं होगी और कठोर कदम उठा सकती है। ये उसके विनाश का कारण बन सकता है। लुमियन के जवाब का इंतजार किए बिना कैमिस गंभीरता से बोला, आप पहले टवानाकू के घर जा सकते हैं। मैं पाम मैनर जाऊंगा और बाद में आपसे मिलूंगा। जब तक तुम अपना काम पूरा करोगे, हम शायद टवानाकू के घर पर नहीं होंगे, रिया ने उसे चेतावनी दी। कैमिस ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि वो अपने इस फैसले के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार है। लूमियन और कैमिस की नजरें मिली और वे कुछ देर तक खामोश रहे। 10 सेकंड से अधिक की खामोशी के बाद लूमियन आखिरकार बोला, चलो अब पाम मैनर चलते हैं। इससे पहले कि कैमिस कोई प्रतिक्रिया दे पाता, लूमियन के हाथ ने मजबूती से उसका कंधा पकड़ लिया। साथ ही लूमियन का दूसरा हाथ रिया की बाह तक पहुंचा। रिया की सहज प्रतिक्रिया बचने की थी, लेकिन उसे याद आया कि कैसे लुगानो को ले जाया गया था और उसके कंधे थोड़े रिलैक्स हो गए। कैमिस और रिया को अपनी पकड़ में लेकर लूमियन ने लुगानो को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। लुगानो ने अभ्यस्त सहजता के साथ लूमियन के बनियान का एक कोना पकड़ लिया।
अगले ही सेकंड लुमियन की आकृति धुंधली हो गई और वो धुंधलापन कैमिस, रिया और लुगानो को घेरने के लिए तेजी से फैल गया। जैसे ही रिया और कैमिस ने खुद को अकथनीय रंगों और निराकार वस्तुओं की परतों से घिरा हुआ पाया, उनके दिलों में तीव्र भावनाएं उमड़ पड़ीं। क्या यह स्पिरिट वर्ल्ड हो सकता है? क्या टेलीपोर्टेशन ऐसा महसूस होता है? क्या इसी तरह महान साहसी गहमन स्पैरो पल भर के नोटिस पर किसी भी समुद्री डाकू के सामने प्रकट होने में कामयाब रहे थे? ऐसा लगा कि उनका संदेह बिल्कुल सही था। मतानी की गश्ती टीम में कई साहसी लोग शामिल थे और कैमिस और रिया उन अनगिनत अफवाहों से अच्छी तरह वाकिफ थे जो 5 सीज में फैली हुई थी। जिस क्षण उन्होंने खुद टेलीपोर्टेशन का अनुभव किया, उनके शरीर सपने की दुनिया से निकल गए और एक 4 मंजिला बेज रंग की इमारत के सामने फिर से प्रकट हुए। यह पाम मैनर की मुख्य इमारत थी। पलक झपकते ही वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। मैनर रोने, चीखने, भयावह हंसी और तेज आवाज में गाने की आवाजों से भरा हुआ था। मुख्य इमारत से 10 मीटर की दूरी पर एक बगीचे के पास एक मिक्स्ड ब्लड महिला की नौकरानी को गुलामों के एक समूह ने जमीन पर दबा रखा था। उसके कपड़े आधे फटे हुए थे और वो निराशा में चिल्ला रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वो वयस्क पुरुषों का मुकाबला कैसे कर सकती थी? वो पूरी तरह असहाय थी और उनके रहमो करम पर थी। इस दृश्य को देखकर पूर्व पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर कैमस सहज रूप से हस्तक्षेप करना चाहता था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को याद दिलाया कि यह एक सपना है। इसे रोकना समय की बर्बादी होगी और केवल अमंडीना की मेरी तलाश में देरी करेगा। कैमस ने अपनी नजरें फेर लीं और मुख्य इमारत की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उस पल रिया, जो कुछ सेकंड से चुप थी, मैनर की मुख्य इमारत की ओर से मुड़ी और बोली, तुम लोग पहले अंदर जाओ। लुमियन कैमिस और लुगानो की ओर अपनी पीठ करके वो एक बेपरवाह लहजे में बोली और बगीचे के किनारे झाड़ियों की ओर उद्देश्यपूर्ण रूप से चल पड़ी, उस नौकरानी की ओर जिसे गुलामों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। चैप्टर 675 ईवल। कुछ ही फुर्तीले कदमों के साथ रिया ने खुद को गुलामों के पीछे पोजीशन किया, अपना दायां पैर उठाया और एक पावरफुल किक मारी। एक गूंजती हुई आवाज के साथ मिक्स्ड ब्लड लेडी की नौकरानी को दबाने वाला गुलाम उड़ता हुआ गया और बगीचे के किनारे झाड़ियों में बेतरतीब ढंग से जा गिरा। बाकी 3 अचानक रिया का सामना करने के लिए मुड़े। इससे पहले कि वे अपने हमलावर को ठीक से देख पाते, रिया ने एक फ्लूड राउंडहाउस किक मारी, जिससे एक और जमीन पर गिर गया। बाकी बचे 2 लालच, इच्छा और डर के बीच फंसे हुए। उन्होंने एक बार रिया की ओर देखा और दुम दबाकर मनोर के दूसरे हिस्से की ओर भाग गए। रिया ने अपना बायां पैर पीछे खींचा और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे 2 नौकरों पर एक ठंडी नजर डाली। उसने अपना हंटिंग बो उठाया और एक स्मूथ, अभ्यस्त गति से तीर चढ़ाया। उन दोनों नौकरों ने एक साथ अपने होंठ चाटे। अनिच्छुक लेकिन डरे हुए, वे फुर्ती से झाड़ियों के ऊपर से चढ़े और बगीचे में गायब हो गए। तभी रिया ने अपनी निगाह मिक्स्ड ब्लड लेडी की नौकरानी पर डाली, जिसका चेहरा अभी भी आंसुओं और उलझन से भरा था। क्या तुम ठीक हो? मिक्स्ड ब्लड लेडी की नौकरानी ने बार बार अपना सिर हिलाया। कांपते हाथों से उसने जल्दी से अपनी आधी फटी हुई ड्रेस को ठीक किया और एक खंजर उठाया जो उसके पास गिर गया था। ये देखकर रिया ने समय बर्बाद नहीं किया। एक एकांत कोना ढूंढो और सुबह होने तक छिप जाओ। उसके साथ ही रिया अपनी एड़ी पर घूमी और वापस वहां जाने के लिए तैयार हुई जहां लुइस बेरी, कैमिस और अन्य लोग मनोर की मुख्य इमारत के दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मिक्स ब्लड लेडी की नौकरानी खड़ी हुई, उसके चेहरे के भाव काले पड़ गए और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उठाया, उसे रिया की पीठ की ओर घोंप दिया। आसन्न खतरे को देखते हुए कैमिस चिल्लाया, सावधान। हालांकि रिया को आने वाले खतरे का एहसास नहीं हुआ था। उसने सहज रूप से कैमिस की चेतावनी पर ध्यान दिया और रिएक्ट किया। जड़ता के आगे झुकते हुए वो आगे की ओर गिरी और साइड में लुढ़क गई, खंजर के घातक रास्ते से बाल बाल बच गई। जैसे ही वो लुढ़की रिया अपने हमलावर का सामना करने के लिए घूमी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने सहज रूप से अपना धनुष उठाया, मिक्स्ड ब्लड लेडी की नौकरानी पर निशाना साधा। मिक्स्ड ब्लड लेडी की नौकरानी ने अपना खंजर लहराया, इंटीजन में चिल्लाते हुए। उसके शब्द नफरत से भरे थे। तुम पेट्रोल टीम में क्यों शामिल हो सकती हो, जबकि मैं सिर्फ एक लेडी की नौकरानी के रूप में फंसी हुई हूँ? क्या हम दोनों दक्षिणी महाद्वीप से नहीं हैं? क्यों? मेरी रगों में तो इंटीजन खून भी दौड़ रहा है। इससे पहले कि वो अपना तिरस्कार पूरा कर पाती, एक क्रिम्सन फायर रेवन जिसकी रंगत सफेद के करीब थी, कहीं से झपट्टा मारकर आया और स्टील के खंजर से टकरा गया। एक गूंजती हुई आवाज के साथ खंजर गर्म हो गया। एक विस्फोटक बल ने उसे मिक्स्ड ब्लड लेडी की नौकरानी की पकड़ से छीन लिया और जमीन पर गिरने से पहले उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। मिक्स्ड ब्लड लेडी की नौकरानी लड़खड़ाई। उसकी आंखों में नफरत की जगह डर ने ले ली। लुमियन, जिसके काले बाल और हरी आंखें आकर्षक थीं, मनोर के मुख्य घर की सीढ़ियों पर खड़ा था, एक हाथ लापरवाही से अपनी जेब में डाले हुए। उसने आवाज लगाई, मिस अमंदिना कहाँ है?
कैमुस को शर्मिंदगी महसूस हुई। मिस अमंडीना को बचाने की जल्दबाजी में उसने प्रोफेशनलिज्म की कमी के साथ काम किया था। वो पाम मैनर में एक मेहमान था, लेकिन उसे कभी भी ऊपर अमंडीना के कमरे में जाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप उसने खुद को अनिश्चित पाया कि बाद में उसे किस मंजिल और कमरे में खोजना चाहिए। अगर उसे मंजिल दर मंजिल तलाश करनी पड़ती, तो उसे मौजूदा अराजकता के बीच अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ता। मिक्स्ड ब्लड लेडी की नौकरानी के भाव बदल गए, जिससे एक स्पष्ट इच्छा और प्रत्याशा प्रकट हुई। वो अपने कमरे में सो रही है। तीसरी मंजिल, रबर के जंगल की ओर वाला दूसरा कमरा। जल्दी करो। वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति है, सुगंधित और प्राचीन। उसकी काया उत्कृष्ट है, उसकी त्वचा रेशम जैसी चिकनी है। वो हम बाकी लोगों से कहीं ऊपर है। कई सज्जन उसे अपने सपनों की प्रेमिका मानते हैं। जाओ जल्दी। जैसे ही उसने अपना भाषण समाप्त किया, मिक्स्ड ब्लड लेडी की नौकरानी ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें कुछ घटित होते देखने की काल्पनिक इच्छा से चमक रही थीं। लुगानों के बाल खड़े हो गए। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसने मानव स्वभाव की घोर पुरुषत्व का सामना किया। तालियां, तालियां, तालियां। लुमियन ने अपना सिर हिलाया। उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी जब उसने तालियां बजाईं। रिया पैरों पर खड़े होने और इलाके से बाहर निकलने से पहले कुछ सेकंड के लिए शांत रही। कुछ कदमों के बाद वो रुकी, मिक्स्ड ब्लड लेडी की नौकरानी को देखने के लिए मुड़ी। एक गहरी, गंभीर आवाज में उसने दोहराया, एक एकांत जगह ढूंढो और सुबह होने तक छिप जाओ। उन विदाई शब्दों के साथ रिया मिक्स्ड ब्लड लेडी की नौकरानी से दूर मुड़ी और वापस मुख्य घर के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ी। लूमियन ने अपनी निगाहें हटाईं और खुले भूरे दरवाजे के माध्यम से रास्ता दिखाया। जैसे ही वो, कैमस और अन्य लोग अंदर दाखिल हुए, लिविंग रूम में एक चौंकाने वाले दृश्य ने उनका स्वागत किया। एक अस्त व्यस्त नाइट गाउन में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, उसका आधा खुला शरीर पसीने से चमक रहा था और उसके काले बाल बिखरे हुए थे, एक मजबूत मूल निवासी गुलाम के ऊपर बैठी थी। उसकी हरकतें तीव्र थीं और वो चिल्लाने और कोसने के बीच पूरी तरह से डूबी हुई लग रही थी। मूल निवासी गुलाम स्पष्ट रूप से अनुभव का आनंद ले रहा था, उत्सुकता से सहयोग कर रहा था। सीढ़ियों के पास 5 या 6 नौकरों और गुलामों का एक समूह, जो शॉटगन, राइफल और अन्य हथियारों से लैस थे, रुक रुक कर सीढ़ियों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। दूसरी मंजिल की ओर जाने वाले क्षेत्र से कभी कभार जवाबी हमले हो रहे थे। कैमस जम गया। उसकी निगाहें मध्यम आयु वर्ग की महिला के लाल चेहरे पर टिकी थीं। तुम उसे जानते हो? लूमियन ने पूछा। उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। ये रिया थी जिसने जवाब दिया। वो सर पेटीट की पत्नी है, मिस अमंदिना की माँ, मैडम सिमोना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी होगी, कैमिस ने कहा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। लूमियन मुस्कुराया और एक बार फिर तालियां बजाईं। क्या वो अपने सपनों में लिप्त नहीं हो सकती? ड्रीम फेस्टिवल के लिए ये कुछ ऐसा है जिसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा है। कितना सुखद रूप से हानि रहित है। कैमिस ने खुद को क्षण भर के लिए शब्दों के नुकसान में पाया। लूमियन ने फिर रिया से कहा, ड्रीम फेस्टिवल के दौरान इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जिस व्यक्ति को आप बचाते हैं वो भी एक बुरा व्यक्ति होगा और आप पर हमला भी कर सकता है। रिया धीमी आवाज में जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए शांत रही। भले ही ऐसा कुछ फिर से हो, मैं फिर भी उसे बचाऊंगी। लूमियन ने विषय छोड़ दिया और अपना ध्यान कैमिस की ओर लगाया। क्या आप मिस अमनदीना का दूसरा पक्ष देखने के लिए तैयार हैं? शायद वो। लूमियन ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। इसके बजाय मैडम सिमोना पर एक सार्थक नजर डाली, जो तीव्र बदजुबान परमानंद की गिरफ्त में थी। कैमिस ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं उसे बचाने के लिए यहाँ हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छी है या बुरी, दयालु, द्वेषपूर्ण, पवित्र या भोगी। उसे एक सुरक्षित छिपने की जगह खोजने में मदद करने और ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो सुबह तक प्रतीक्षा करती है, हम टवानाकू के घर जाएंगे। मैं उसे बचाने के लिए यहाँ हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छी है या बुरी, दयालु, द्वेषपूर्ण। लूमियन ने शांति से वाक्य के पहले आधे हिस्से को दोहराया। उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी जब उसने सीढ़ी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे नौकरों और गुलामों को देखा। उसने अपनी आवाज उठाई, पूछा, क्या किसी ने मिस अमंदीना को देखा है? क्या वो नीचे आई हैं? नौकरों और गुलामों ने अपना ध्यान लूमियन और उसके साथियों की ओर लगाया, फुर्ती से अपने हथियार उनकी ओर कर दिए। लूमियन ने शांति से अपना दायां हाथ बढ़ाया, एक पकड़ने वाली गति की। इस इशारे के साथ क्रिम्सन लपटें, जिनका रंग सफेद के करीब था, हवा में जल उठी एक पर्दा बन गईं, जिसे लूमियन ने शून्य से छीन लिया। एक चतुर पकड़ और धक्का के साथ उग्र पर्दा अचानक फट गया, फायरबर्ड्स में बदल गया, जो शॉटगन, राइफल और रिवॉल्वर की ओर लपके, इससे पहले कि उन्हें ठीक से निशाना बनाया जा सके।
दबे हुए विस्फोटों की एक श्रृंखला के बीच बंदूकें नौकरों और गुलामों के हाथों से गिर गईं, जमीन पर खड़खड़ाते हुए उपयोग के लायक न रहने तक क्षतिग्रस्त हो गईं। नौकर और गुलाम खुद केवल मामूली रूप से झुलसे थे, उनके हथियारों पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई थी। रीपर में आगे बढ़ने के बाद से लपटों पर लूमियन की महारत बढ़ गई थी। बिना लाई ईयरिंग के भी वो इस स्तर का नियंत्रण प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। नुकसान को कम करने के लिए उसने धधकती सफेद लपटों को बुलाया भी नहीं था। अब क्या हम एक सभ्य बातचीत कर सकते हैं? लूमियन नौकरों और गुलामों को देखकर मुस्कुराया। उसके पीछे क्रिम्सन फायर रेवेंस, जिनका रंग लगभग सफेद था, प्रकट हुए, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। एक इंटीजन वैलेट जो समूह के बीच कुछ प्रभाव रखता हुआ प्रतीत होता था, अपना डर नहीं छिपा सका और उसने जवाब दिया, अमंदीना नीचे नहीं आई हैं। वरना? वो अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं सका। और तुम किस पर गोलियां चला रहे थे? लूमियन ने पूछताछ की। वो पेटीट है, वो कमीना जो नर्क में सड़ने के लायक है, और उसका बटलर, वो जो हमेशा उस कमबख्त कोड़े को चलाता है। एक गहरे रंग के गुलाम ने गिरे हुए हथियार को उठाया, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो टूट गया था, बिल्कुल बाकी सभी की तरह। उन्होंने पहली मंजिल पर दूसरे कमरे से और बंदूकें लाने की योजना बनाई थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। क्या ऐसा है? लूमियन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर ज्ञान की झलक दिखाई दी। जारी रखो फिर। वो मुड़ा, 10 से 20 फायर रेवेंस का नेतृत्व करते हुए, जो धीरे धीरे बिखर गए थे, और कैमस और अन्य लोगों से कहा, चलो तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए इमारत के किनारे से चढ़ते हैं। इस दूरी पर टेलीपोर्टेशन एक इष्टतम विकल्प नहीं था, इसे पहले ही 4 बार इस्तेमाल करने के बाद। बेशक, रीपर में आगे बढ़ने के बाद से लूमियन अब अपनी एसेटिक क्षमताओं के माध्यम से जमा हुई आध्यात्मिकता पर भरोसा किए बिना 11 से 12 स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल्स कर सकता था। ये उसकी पिछली सीमाओं से एक उल्लेखनीय सुधार था। कैमिस और अन्य लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लुगानो हालांकि कांप गया जब उसने पूछा, मैं कैसे चढ़ूं? उसने उस ठूंठ को हिलाया जो उसके दाहिने हाथ का बचा हुआ हिस्सा था। लूमियन ने उसकी ओर देखा और सीधे तौर पर कहा, कैमिस तुम्हारी मदद करेगा। मैं? कैमिस क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गया, फिर अपने कौशल का आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह वास्तव में व्यवहार्य था। जल्द ही वे चारों बाहरी दीवार को सजाने वाली मूर्तियों, सजावट, धातु के पाइप और साइड बालकनी का उपयोग करते हुए तीसरी मंजिल पर चढ़ गए। जैसे ही कैमिस ने गलियारे की ओर जाने वाला दरवाजा खोला, उसने एक आकृति देखी। वो अमंडीना की निजी नौकरानी थी, एक सफेद कपड़े के नाइट गाउन में लिपटी एक इंटीजन लेडी की नौकरानी। उस क्षण युवती की नौकरानी मंद चांदनी में नहाई हुई खड़ी थी। उसके हाथ में एक खूनी खंजर था, उसके चेहरे के भाव अबूझ थे। टप टप, खंजर से निकलने वाला चमकीला लाल खून गलियारे के कालीन पर गिरा। हर बूंद रंग का एक ज्वलंत छींटा थी। कैमूस का दिल बैठ गया। तुमने क्या किया है? नौकरानी का चेहरा एक संतुष्ट, बेपरवाह मुस्कान में खिल उठा। मैंने इसे मार डाला। मैं इससे बहुत लंबे समय से परेशान थी। इसे? इंटीजन में वो और ये दो पूरी तरह से अलग शब्द थे। अपने आश्चर्य के बीच कैमिस ने टपकते खून के निशान का पीछा किया। उसकी निगाहें बगल के कमरे के दरवाजे पर बेजान पड़े अमंदीना के प्यारे पालतू कुत्ते पर पड़ी। फू! कामिस ने राहत की सांस ली और गहरी गंभीर आवाज में पूछा, मिस अमंदीना कहाँ हैं? नौकरानी के भाव नाराजगी में बदल गए। मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। वो 1 घंटे पहले चली गई थी। 1 घंटे पहले? ड्रीम फेस्टिवल शुरू होने से पहले? कैमिस ने आगे पूछा, वो कहाँ गई? खूनी खंजर पकड़े हुए नौकरानी ने बिगड़े हुए चेहरे के साथ जवाब दिया, वो मेरे रॉबर्ट के साथ डेट पर गई थी। कैमिस शांत हो गया। लूमियन ने अपना सिर हिलाया। नौकरानी की चौकस निगाहों के नीचे जो मारना चाहती थी, लेकिन संख्या में कम महसूस कर रही थी, उसने रिया और अन्य लोगों के साथ जल्दी से पूरी तीसरी मंजिल की तलाशी ली, लेकिन अमंदीना का कोई सुराग नहीं मिला। चलो चलें। लूमियन कैमिस की ओर मुड़ा, उसकी आवाज दृढ़ थी। कैमिस के पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे चारों तुरंत हिसोका के घर के बाहर टेलीपोर्ट हो गए। जैसे ही लूमियन आगे बढ़ने वाला था, उसे कुछ महसूस हुआ और उसने तीसरी मंजिल की ओर देखा। तीसरी मंजिल पर एक कमरे की कांच की खिड़की से एक चेहरा दिखाई दिया। चेहरे पर एक ऊंची नाक, भेदने वाली नीली आंखें और घने काले बाल थे, जिन्हें उसके सिर के ऊपर एक साधारण गांठ में बांधा गया था। उसकी भौहें एक युवा, जीवंत आभा बिखेर रही थीं। अमंडीना। कहा जाता था कि अमंडीना अपने मंगेतर रॉबर्ट के साथ डेट पर गई थी। चैप्टर 676, यू इंटीजियंस। कैमिस अमंदीना को यहाँ पाकर दंग रह गया। उसकी हैरानी किसी भी खुशी से कहीं ज्यादा थी, जो शायद उसे महसूस हो सकती थी।
ऊपर की खिड़की से अमंदीना ने नीचे 4 लोगों को नोटिस किया। उसका चेहरा डर से सिमट गया और वो घर के अंधेरे वाले हिस्से में गायब हो गई। हैरान होकर कैमिस चिल्लाया, डरो मत, हम तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आए हैं। चिल्लाते हुए वो टवानाकू के घर की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर तेजी से दौड़ा। पाम मैनर की उसकी विजिट ने लुइस बेरी की थ्योरी को कंफर्म कर दिया था। ड्रीम फेस्टिवल के पार्टिसिपेंट्स ने अपने एक्शंस पर कंट्रोल खो दिया था, जो छिपे हुए मेलवोलेंस और इच्छाओं से प्रेरित थे। फिर भी उनके दिमाग सचेत थे, जिससे बातचीत करना पॉसिबल था। कैमिस को यकीन नहीं था कि क्या वश में किए गए लोग दूसरों के शब्दों का गलत मतलब निकालेंगे। इसके अलावा ये सोच की असली स्पष्टता नहीं थी। उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि वे सपना देख रहे हैं और जागने पर ये एक्सपीरियंस धुंधला हो जाएगा। धप धप धप। कैमिस और रिया बिल्डिंग के अंदर घुसे और एक बार में 2-2 सीढ़ियां चढ़ने लगे। घर के पीछे नजरों से दूर लकड़ी के तख्तों में लगी कांच की खिड़की खुली। अमंदीना काले हंटिंग गियर पहने हुए फुर्ती से बाहर निकली। उसने जमीन पर जल्दी से उतरने के लिए दीवार के उभारों और दरारों का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसने एक आकृति को देखा जो उसे साइड से देख रही थी। वो लुगानो था। उसका दायां हाथ एक खूनी ठूठ में खत्म हो रहा था। उसका चेहरा लाल निशानों से बिगड़ा हुआ था। वो एक डरावना नजारा लग रहा था। अमंदीना का दिल बैठ गया। उसने अपनी पीठ टवानाकू के घर को सपोर्ट करने वाले एक पिलर से सटा दी, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी पल लुगानो की पलकें झुक गईं, उसका दिमाग धुंधला होने लगा। वो जमीन पर गिर गया, एक गहरी नींद में सो गया जहां वो पड़ा रहा। अमंदीना की आंखें अचानक खुलीं। अब वो उस थके हुए आदमी को सुलाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। ऐसा करने से वो खुद गहरी नींद में फंस जाती और केवल अपने नाइटमेयर फॉर्म में एक्ट कर पाती। उसका शरीर स्थिर रहता और वो आदमी अकेला नहीं था। इससे पहले कि लुगानो नेचुरली जाग पाता, अमांडीना खुद को छिपाने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में भागने के लिए मुड़ी। उस पल उसने एक मुस्कुराती हुई आवाज सुनी, तो तुम भी एक बियॉन्डर हो। अमांडीना ने सहज रूप से उधर देखा और एडवेंचरर लुइस बेरी को देखा, जो उससे कुछ ही दूर ट्वानाकू के घर को सपोर्ट करने वाले एक और लकड़ी के पिलर के सामने खड़ा था। हैंडसम लुइस बेरी अपने काले बालों और पन्ना जैसी आंखों के साथ एक हाथ अपनी जेब में डाले पिलर के सहारे झुका हुआ था। उसके पैर पीछे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस थे और जब उसने उसकी ओर देखा तो उसके होंठ एक चंचल मुस्कान में बदल गए। रात की धुंधली क्रिम्सन चांदनी उसे एक रहस्यमयी और भयावह आकर्षण दे रही थी। अमंदीना ने एक बार फिर अपनी मुट्ठियां भींची और आंखें बंद कर लीं। हालांकि उसके स्पिरिचुअल सेंस ने उसे बताया कि लुइस बेरी एक पल में गायब हो गया है। वो टारगेट को नहीं ढूंढ सकी और अपनी संबंधित एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकी। कुछ ही पलों बाद अमंदीना ने अपनी बढ़ी हुई स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ घर के ग्राउंड फ्लोर पर परछाइयों की ओर देखा। उसे वहां कुछ हलचल महसूस हुई। उसी समय अमंदीना ने एक काल्पनिक और अलौकिक आवाज सुनी, हमारा मतलब तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है, हम ड्रीम फेस्टिवल से प्रभावित नहीं हैं। अमंदीना, जो परछाई में मौजूद निराकार उपस्थिति को लॉक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन का इस्तेमाल करने वाली थी, दंग रह गई। तभी कैमस और रिया खिड़की की ओर दौड़े और अमंदीना को आवाज दी, हम यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए हैं, हमारे पास पर्याप्त सेल्फ कंट्रोल है। दोनों पक्षों की संख्या और ताकत का आकलन करने के बाद अमंदीना ने संदेह से पूछा, तुम लोग प्रभावित क्यों नहीं हो? बोलते हुए उसने परछाई में मौजूद निराकार इकाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसे विरोधी समूह में सबसे मजबूत माना एडवेंचरर लुइस बेरी। अगर उसे कुछ भी गड़बड़ लगा तो सबसे पहले लुइस बेरी को कंट्रोल करना उसके भागने की संभावनाओं को प्रभावी ढंग से बढ़ा देगा। लूमियन का शरीर परछाइयों से बाहर निकला। उसने लुगानो की ओर देखा, जो होश में आ गया था और खड़ा हो गया था, और मन ही मन अमंदीना की तेज स्पिरिचुअल परसेप्शन की तारीफ की। फिर वो अमंदीना को देखकर मुस्कुराया और कहा, निश्चित रूप से तुमने नोटिस किया होगा कि हम पिछले कुछ दिनों से इस घर में बार बार आ जा रहे हैं। तुम्हारे बारे में क्या? तुम अपना नॉर्मल सेल्फ कंट्रोल बनाए रखने में कैसे सक्षम हो? अमंदीना ने अपने पास वाले घर की ओर देखा। अब वो लूमियन और दूसरों की सचेत और तर्कसंगत रहने की एबिलिटी से हैरान नहीं थी। उसने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, रॉबर्ट मुझे ट्वानाकू की जगह पर डेट पर ले गया था। मैंने आधी रात यहीं बिताई। कैमस का दिल बैठ गया जब वो बोल पड़ा, रॉबर्ट जानता है कि इस जगह के बारे में क्या खास है। अमंदीना ने फुर्ती से सिर हिलाया। वो ड्रीम फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरह जानता है। ट्वानाकू के साथ उसका क्या रिश्ता है? लूमियन ने सोच समझकर पूछा। अमंदीना ने एक पल के लिए सोचा, मुझे नहीं पता। कम से कम मैंने उनके बीच कोई रोमांटिक तनाव या कोई बातचीत नोटिस नहीं की है। रोमांटिक तनाव से तुम्हारा क्या मतलब है? लूमियन ने सीधे तौर पर मिस्टर रॉबर्ट के ड्रीम फेस्टिवल के ज्ञान के बारे में पूछताछ नहीं की। इसके बजाय उसने कुछ और पूछा,
क्या तुम एवरनाइट पाथवे की बियॉन्डर हो? अमंदीना ने पलकें झपकाईं और हिचकिचाते हुए कहा, एक तरह से। ऊपर कैमिस ने चिंता के साथ पूछा, तुम्हें पोषण फॉर्मूला और संबंधित इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिले? जैसे ही उन्होंने बातचीत की, शहर के बाहर प्लांटेशंस और पूरे शहर से अलग अलग हलचलें और चिल्लाहटें गूंजी। अमंदीना की आंखें इधर उधर दौड़ने लगीं और वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं जवाब न देने का विकल्प चुन सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है? लूमियन उसे देखकर मुस्कुराया। अमंदीना पीछे नहीं हटी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और बिना पलक झपकाए लूमियन की आंखों में देखा। उसने नोटिस किया कि उसकी मुस्कान वैसी ही बनी हुई थी और उसकी पन्ना जैसी हरी और गहरी आंखें इमोशनलेस थीं। 10 सेकंड से ज्यादा समय के बाद अमंदीना ने अपनी निगाहें हटा ली और अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मैंने इसे इस सपने में प्राप्त किया। कैमिस, जो तीसरी मंजिल पर था, दंग रह गया। तुमने इसे ड्रीम फेस्टिवल के दौरान प्राप्त किया? वो ड्रीम फेस्टिवल के दौरान पोषण फॉर्मूला प्राप्त करने की बात समझ सकता था। हालांकि ज्ञान के लाभ असलियत में दोहराए जा सकते थे। क्या पोषण बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स सपने से हकीकत में लाए जा सकते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रीम फेस्टिवल के दौरान पोषण पीने के बाद जागने पर भी कोई बियॉन्डर बना रहे? इसने गूढ़ विद्या के अधिकांश कॉमन सेंस को उलट दिया। अमंदीना के कंफर्मेशन का इंतजार किए बिना कैमिस ने एक संभावना के बारे में सोचा। उसने तुरंत अमंदीना से पूछा, क्या तुम केवल इस सपने में ही बियॉन्डर हो? अमंदीना मूर्ख बनने का नाटक करना चाहती थी, लेकिन लुइस बेरी की ओर देखने के बाद, जो उसे हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था, उसने उदासी से कहा, हकीकत में भी ये वैसा ही है, लेकिन मुझे इसे दिखाने के बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते। ये कैसे मुमकिन है? कैमिस ने नीचे अमंदीना की ओर देखा। उसे शक हुआ कि बचपन से उसने जो मिस्टिकल नॉलेज सीखी थी वो गलत थी। उसने इस संभावना पर विचार किया था कि अमंदीना झूठ बोल रही है, लेकिन वह उस लड़की पर शक करने को तैयार नहीं था जिसके लिए उसके दिल में एक खास जगह थी। उसी पल लूमियन शांति से अमंदीना से बोला, उसका चेहरा बेफिक्र था, तुमने पोषण नहीं पिया है ना? अमंदीना के भाव थोड़े बदल गए। उसने अपने गाल फुला लिए और बुदबुदाई, तुम अभी भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो जब तुम पहले से ही जानते हो? पोषण नहीं पिया? कामस, रिया और लुगानो दंग रह गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी मुलाकातों को याद किया, उन्हें अमंदीना की स्थिति की बेहतर समझ हो गई। ये वास्तव में एक वरदान है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इसे कैसे पूरा किया गया। लूमियन चुपचाप मुस्कुराया जब कैमिस ने घबराहट में अमंडीना से पूछा, किस दुष्ट देवता ने तुम्हें धोखा दिया? अमंडीना हैरान थी। दुष्ट देवता? कौन सा दुष्ट देवता? इससे पहले कि कैमिस समझा पाता, लूमियन ने सोच समझकर पूछा, तुम्हें ये अलौकिक शक्तियां कैसे मिली? अमंडीना ने उपहास किया। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगले ही पल उसने लुइस बेरी को एक ऐसी मुस्कान देते देखा जिसने उसे न जाने क्यों डरा दिया। ये रॉबर्ट है, अमंडीना ने कांपते हुए कहा। वो मुझे बाहर जंगल में ले गया और मुझे एक बड़े काले पत्थर के पास ले गया। उसने मुझसे उस पर हाथ रखने को कहा। और फिर तुम एक बियॉन्डर बन गई? लुगानो ने हैरानी और जिज्ञासा के साथ अमंदीना की बात काटी। एक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहा। अमंदीना ने अपना सिर हिलाया। फिर मैं सो गई सपने में। जब मैं जागी तो मेरे पास सुपर पावर थे। क्या रॉबर्ट भी एक बियॉन्डर है? क्या उसने भी अपनी शक्तियां इसी तरीके से प्राप्त की थीं? कैमुस ने जोर दिया। अमंदीना ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो एक बियॉन्डर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने अपनी एबिलिटीज उसी तरह प्राप्त की थी या नहीं। वह मुझे यहाँ डेट पर लाया था। इस सपने में आने से पहले ही वो एक बियॉन्डर था। काला पत्थर? लुमियन हिसोका के घर के ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकला और मुस्कान के साथ अमंदीना से पूछा, रॉबर्ट कहाँ है? वो यहाँ तुम्हारे साथ डेट पर नहीं है? अमंडीना के भाव गुस्से और हंसी के बीच बदलते रहे जब उसने जवाब दिया, वो मेरे पास आने से पहले अपने दूसरे लवर से मिलना चाहता था। उसका कोई दूसरा लवर है? कौन? कैमिस ने पूछा। अचानक गुस्सा हो गया। अमंदीना की आंखें इधर उधर दौड़ने लगीं और वो एक अजीब भाव के साथ एक पल के लिए हिचकिचाई। पादरे काली? ऊ हाँ? कैमिस, रिया और लुगानो चौंककर और उलझन में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। लुमियन जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। अमंदीना ने अपने हाथ फैलाए और कहा, वो महिलाओं को पसंद करता है, लेकिन वो पुरुषों को ज्यादा पसंद करता है। उसने कहा कि वो मुझे सुपर पावर हासिल करने के लिए सपने में लाया था, क्योंकि उसे मेरे प्रति ग्लानि महसूस होती थी। वो इस बात के लिए भी आभारी था कि मैं इसे एक सीक्रेट रखने और सगाई न तोड़ने के लिए तैयार थी। उसके साथ बाहर जाना जारी रखा, उसके साथ रोमांस किया, उसके दूसरे पक्ष को जानने के बाद भी उसकी इमेज को बचाए रखा। उस पल कैमिस और रिया खामोश रहे, लेकिन लुमियन ने उनकी आंखों में एक ही मतलब महसूस किया, तुम इंटिशियंस। मजे लेते हुए लुमियन ने अमंडीना से पूछा, और तुम इसे स्वीकार कर सकती हो?
अमंदीना ने गंभीरता से विचार किया। क्यों नहीं? मैरिज पार्टनर के रूप में रॉबर्ट स्टेटस, दौलत, ताकत, लुक्स और स्किल्स में बेस्ट है। दक्षिणी महाद्वीप में इससे बेहतर चॉइस ज्यादा नहीं है। इसके अलावा हमारा रिश्ता खूबसूरत था। वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो पादरे काली से भी प्यार करता है। अमंदीना ने लूमियन को देखकर मुस्कुराया और कहा, उसने मुझे और ज्यादा आजादी देने का भी वादा किया है। अमंदीना का जवाब सुनकर और उस युवा और सुंदर लड़की को देखकर कैमस, जो तीसरी मंजिल पर था, को अचानक दुख का एहसास हुआ। उसके दिल में एक निश्चित सुंदरता चकनाचूर हो गई। लूमियन ने उसकी ओर देखा और मन ही मन हंसा। क्या वो अमंदीना का दूसरा पक्ष देखने के लिए मेंटली तैयार नहीं था? अमंदीना बिना दिखावा किए बहुत ही सेल्फ कंट्रोल्ड तरीके से अपनी बात संक्षेप में कहने में सफल रही। शायद अमंदीना ने जानबूझकर कैमस के सामने इतना कुछ कहा था ताकि वो दया की वजह से उससे प्यार न करे। लूमियन अमंदीना की ओर मुड़ा। दूसरे शब्दों में रॉबर्ट अभी सेंट सियन कैथेड्रल में है? हाँ, अमंदीना ने सिर हिलाया। लूमियन ने उसकी बातों को संक्षेप में स्वीकार किया और कमांडिंग टोन में बोला, तो चलिए उसे और पादरे काली को एक विजिट देते हैं। माइनस माइनस माइनस। चैप्टर 677, लास्ट ईयर्स ड्रीम फेस्टिवल। अमंदीना कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, तुमने मुझे पहले ही कोने में घेर लिया है। मेरे पास क्या चॉइस है? जब वो बोली तो उसकी आंखों में एक अजीब सा एक्साइटमेंट और जिज्ञासा चमक रही थी। उसके शब्द एक अलग मैसेज दे रहे थे। मैं नहीं चाहती थी। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। तुमने मुझे सेंट सियन कैथेड्रल जाने के लिए मजबूर किया। जल्दी करो, चलो चलें। क्या तुम अपना होराइजन ब्रॉडन करने की कोशिश कर रही हो? लूमियन ने आलोचना की, लेकिन उसे एक्सपोज नहीं किया। उसने हिसोका के घर की ओर इशारा किया और कहा, सेंट सियन कैथेड्रल जाने से पहले चलो पहले इस जगह को चेक करते हैं। अमंदीना ने संक्षेप में उसकी बात मान ली। क्या तुम इसकी यूनिकनेस का सोर्स खोजने की कोशिश कर रहे हो? हार मान लो। मैंने पिछले ड्रीम फेस्टिवल के दौरान और अभी भी चेक किया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे वो बोली, वो तेज गति से लूमियन के पीछे हो ली, ये देखने के लिए बेताब कि ये ताकतवर दिखने वाला एडवेंचरर क्या खोज पाएगा। लूमियन हिसोका के घर की दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां कैमस और रिया पहले से ही इंतजार कर रहे थे। हर कोने का सर्वे करते हुए लूमियन ने लापरवाही से अमंदीना से पूछा, क्या तुम ट्वानाकू से परिचित हो? अमंदीना इस सवाल से हैरान नहीं थी। चूंकि वो टवानाकू के घर में एबनॉर्मलिटी के सोर्स की तलाश कर रही थी, इसलिए वो उसकी स्थिति की बेहतर समझ हासिल करने से बच नहीं सकती थी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उससे परिचित नहीं हूँ। मैं उससे केवल 1 या 2 बार ही मिली हूँ। जब वो तिजामों में रहता था तब मैं बस एक बच्ची थी। ज्यादातर समय मैं पोर्ट पाइलोस के आयरिस ग्रामर स्कूल में पढ़ती थी। बाद में वो साल में केवल 2 या 3 बार ही तिजामों वापस आता था, हर बार 1 हफ्ता बिताने के लिए। ये साफ था कि अमदीना ने चुपके से टवानाकू के बारे में जानकारी जुटाई थी। आखिरकार उसने स्पेशल सपने में एंट्री ही इसलिए की थी क्योंकि वो उसके घर में सोई थी। वो ड्रीम फेस्टिवल के दौरान पूरी तरह सचेत भी रही थी। लूमियन के नए सवाल पूछने का इंतजार किए बिना अमंदीना ने उसकी ओर देखा और जोड़ा, ट्वानाकू हर साल ड्रीम फेस्टिवल के लिए वापस आता है। पिछले साल ड्रीम फेस्टिवल के दौरान जब रॉबर्ट और मैं काले पत्थर से वापस लौटे तो हमने किसी को आते देखा। हम रास्ते के दोनों ओर लगे विशाल पेड़ों के पीछे छिप गए और देखा कि वो ट्वानाकू था। टवानाकू वाकई में काले पत्थर से जुड़ा हुआ है। वहां उसके निशान या अत्यधिक भावनाओं और इच्छाओं से बने मार्क्स भी हैं। लूमियन कैमुस की ओर मुड़ा, जो उसे और अमंदीना को दूसरी मंजिल पर घूमते हुए देख रहा था, और एक पल के लिए सोचा, ट्वानाकू का घर किस महीने में जला था जिससे उसके परिवार के सभी सदस्य मारे गए थे? कैमस के जवाब का इंतजार किए बिना अमंदीना एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाई, मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि ट्वानाकू कब ट्रांसमाइग्रेट हुआ था? लूमियन अमंदीना को देखकर मुस्कुराया, उसे जवाब देने का इशारा करते हुए। उसे ऊपर ऊपर से टवानाकू के मामलों की साफ और डिटेल समझ थी। उसने जानबूझकर कैमिस से ये सवाल पूछा था ताकि अमंदीना से जवाब निकलवाया जा सके। वो देखना चाहता था कि क्या वो झूठ बोलेगी और क्या उसके पास कोई और जानकारी है। अमंदीना ने गर्व से कहा, दिसंबर के आखिर में, ये ड्रीम फेस्टिवल के कुछ दिनों बाद होना चाहिए। जहां तक वे जानते थे, ट्वानाकू परिवार शायद ड्रीम फेस्टिवल के दौरान ही खत्म हो गया था। हकीकत में लौटने पर उनकी किस्मत बिगड़ने लगी और वे आग की आपदा की चपेट में आ गए। सवाल ये है कि इस घर ने अपने पीछे एबनॉर्मलिटी क्यों छोड़ी? तब ट्वानाकू परिवार के साथ क्या हुआ था या उन्होंने क्या किया था?
इनएविटेबिलिटी डोमेन के बेस्टोर्ड के रूप में लुमियन को एक टर्म मिला जो उन लोगों की घटना को समेटने के लिए बहुत इनएविटेबिलिटी जैसा था जो ड्रीम फेस्टिवल में मरने के बाद हकीकत में लौटे और अगले 3 महीनों में अलग अलग वजहों से मर गए। किस्मत की लगाम कसना। बेशक वो पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि ड्रीम फेस्टिवल में मौत हकीकत में भी मौत का कारण बनेगी। हालांकि अमंदीना के चेहरे के भाव और टोन को देखते हुए लुमियन को यकीन था कि वो भी ऐसा ही सोचती है। दूसरी मंजिल की तलाशी लेने और हकीकत से कोई अंतर न पाने के बाद लुमियन सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर गया। अमंदीना करीब से उसके पीछे चली। उसकी एक्साइटमेंट दिखा रही थी कि आखिरकार उसे वो करने का मौका मिला जो एक बियॉन्डर को करना चाहिए। लुमियन ने उसकी ओर देखा और लापरवाही से पूछा, पिछले साल के ड्रीम फेस्टिवल के दौरान किस चीज ने तुम पर गहरा असर छोड़ा था? अमंडीना का एक्साइटेड चेहरा काला पड़ गया, जैसे उसे किसी अप्रिय चीज की याद दिला दी गई हो। उसने अपना मुंह और नाक ढक लिया। कुछ सेकंड के बाद उसने कहा, रॉबर्ट और मैंने शहर और अलग अलग प्लांटेशंस में कई क्रूरता से मारे गए लोगों को खोजा था। उनके पेट चीर दिए गए थे और उनके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। उनके चेहरे पर दर्द के भाव थे, जैसे उन्हें टॉर्चर करके मार डाला गया हो। सीरियल किलर? कैमिस, जो लुइस बेरी और अमंडीना की बातचीत ध्यान से सुन रहा था, बोल पड़ा। इससे उसे टवानाकू की याद आई। क्या ये डिजायर अपोस्टल अपनी जानलेवा इच्छाओं को ड्रीम फेस्टिवल के दौरान बाहर निकाल रहा था ताकि आमतौर पर खुद पर कंट्रोल दिखा सके? तो ऐसी बात है, लुमियन रफली समझ गया कि हिसोका का एडवांसमेंट रिचुअल कैसे पूरा हुआ था। रिचुअल को फॉलो करते हुए हिसोका ने इस रियलिस्टिक सपने में काफी लोगों को मारा था और उनके इंटरनल ऑर्गन्स खा लिए थे। जब वे हकीकत में लौटे तो ये लोग एक के बाद एक मर गए। किस्मत के नजरिए से वे वाकई हिसोका की हत्या की वजह से ही मरे थे। इसने रिचुअल की कोर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया। हिसोका को बस पीड़ितों के इंटरनल ऑर्गन्स के एक हिस्से को दफनाने से पहले खाना था। वो रिचुअल को पूरा करने, पोषण पीने और डिजायर अपोस्टल तक आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। हकीकत में हत्याओं की एक सीरीज को पूरा करना और लाश के इंटरनल ऑर्गन्स चुराना दो पूरी तरह से अलग बातें थीं। जो चीज लुमियन को हैरान कर रही थी वो यह थी कि डेविलॉजी के अनुसार ऐसे एडवांसमेंट रिचुअल के लिए हत्याओं के बीच 3 दिन के अंतराल की जरूरत होती थी, वरना कंट्रोल खोना आसान था। मैक्सिमम इंटरवल 9 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता था, वरना रिचुअल रिसेट हो जाता। हिसोका ने साफ तौर पर एक ही रात में सारी हत्याएं पूरी करने के लिए ड्रीम फेस्टिवल का इस्तेमाल किया था। जब वो हकीकत में लौटा और प्रिमिटिव कबीले ने हमला किया तो सभी कंडेम्ड लोग एक ही दिन मर गए। ये अगले महीने तक नहीं खिंचा। लुमियन का मानना था कि ये अप्रैल फूल के प्रैंक की वजह से था। उन्होंने अराजकता का फायदा उठाकर उन मृतकों को नरक भेज दिया जिन्हें प्रिमिटिव कबीला समय रहते खत्म नहीं कर पाया था। इसकी पुष्टि अप्रैल फूल के पेरिफेरल मेंबर्स के बयानों से की जा सकती थी। दूसरे शब्दों में 9 दिन से ज्यादा का अंतराल संतुष्ट हो गया था, लेकिन लुमियन को नहीं पता था कि हिसोका ने 3 दिन से ज्यादा होने के क्राइटेरिया को कैसे हासिल किया था। क्या उसने 3 दिन के अंतराल से बचने के लिए सपने की यूनिकनेस का इस्तेमाल किया था? जब उसने सपने में किसी को मारा तो वो हकीकत में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं खोता। जैसा कि लुमियन हिसोका के एडवांसमेंट रिचुअल के बारे में सोच रहा था, उसने तीसरी मंजिल के कमरों का चक्कर लगाया। उस कमरे की तलाशी लेने के बाद जहां ट्वानाकू सोता था, वो अमंदीना की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, सीरियल मर्डर्स के अलावा तुम्हारा सामना और किस चीज से हुआ? अमंदीना ने अपने होंठ सिकोड़े और अपनी भौहें सिकोड़ी। थोड़े संघर्ष के बाद वो बड़बड़ाई, अगर मैं सहयोग करूंगी तो क्या हकीकत में लौटने पर मुझे मेडल दिया जाएगा? उसके पिता पेटीट को एक बार इंटिस से लीजन ऑफ ऑनर मेडल मिला था, इसलिए उन्हें नाइट बनाया गया था। लुमियन के जवाब का इंतजार किए बिना अमंदीना ने जारी रखा, मेरा सामना एक ऐसी औरत से भी हुआ जो पागल लग रही थी। तब मैं ब्रियो मोटेल जाना चाहती थी, ये देखने के लिए कि टिजामो में शिकार करने वाले जेंटलमैन और लेडीज ऐसे सपने में कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं उनका दूसरा पक्ष देखने के लिए बेताब थी। जब मैं एक कमरे में पहुंची तो मैंने कुछ लोगों को एक अजीब गाना गाते हुए सुना। फिर वो पागल औरत रॉबर्ट और मेरे पीछे दिखाई दी। वह सचेत रही। वो काफी सुंदर थी, लेकिन वो बहुत पागल थी। तब मैं एक नए खिलौने वाले बच्चे की तरह थी। मैं हमेशा अपनी एबिलिटीज का टेस्ट करना चाहती थी। मुझे लगा कि रॉबर्ट के सहयोग से मैं ज्यादातर बियॉन्डर्स से आसानी से निपट सकती हूँ। एक कंट्रोल करता और दूसरा हमला करता। आखिर में उसने हम दोनों को पकड़ लिया। रॉबर्ट को बेहोश कर दिया गया, नंगा किया गया और उसके पास बहुत सारे मच्छरों को छोड़कर उसे बेल टॉवर से लटका दिया गया। मुझे एक सेस्पिट में लटका दिया गया, धीरे धीरे नीचे उतारा गया। इस समय अमंडीना उल्टी करने की कगार पर लग रही थी। टिजामो में ब्रियो मोटेल, सेंट सियन कैथीड्रल, पुलिस हेडक्वार्टर और कुछ अन्य जगहों के अलावा कोई भी फ्लश टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करता था। ऐसी स्थिति की कल्पना करते हुए कैमिस अमंदीना के प्रति सहानुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सका।
मैड लेडी? क्या वे गाना गाने वाले अप्रैल फूल के पेरिफेरल मेंबर्स थे जिन्होंने टिजामो प्रैंक में हिस्सा लिया था? लुमियन ने तीसरी मंजिल के कमरों का चक्कर लगाया और अमंदीना को देखकर मुस्कुराया। और फिर? अमंदीना ने एक गहरी सांस ली और कहा, उसने मुझसे ये भी पूछा कि मैं सचेत क्यों रही। जब मैंने उसे रॉबर्ट और पाद्रे काली के बारे में बताया तो वो खुशी खुशी सेंट सेन कैथीड्रल की ओर भागी और मेरे बारे में पूरी तरह भूल गई। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपनी मुसीबत से बाहर निकल आई। सिर हिलाते हुए लुमियन ने जवाब दिया, चलो अब सेंट सेन कैथीड्रल चलते हैं। उसने पाद्रे काली और रॉबर्ट से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के बाद सपने में हिसोका के घर में मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस और आई ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करने पर विचार करने का प्लान बनाया। ठीक है, अमंडीना ने अपनी एक्साइटमेंट कम दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो वाकई में देखना चाहती थी कि उसका मंगेतर रॉबर्ट पाद्रे काली के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। वे पांचों हिसोका का घर छोड़कर सेंट सियन कैथीड्रल की ओर चल दिए। लुमियन ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो अपने फ्लेमिंग स्पीयर फॉर्म में किसी को साथ नहीं ले जा सकता था। किस्मत से तिजामो बड़ा नहीं था। उन्होंने जल्दी से सड़क के किनारे की परछाइयों का पीछा किया और उस चौराहे पर लौट आए जहां अलग अलग चीखों के बीच ब्रियो मोटेल खड़ा था। लुमियन ने ब्रियो मोटेल की ओर इशारा किया और अमंदीना को चेतावनी दी, ब्रियो मोटेल की दूसरी मंजिल पर मत जाना। मेरा विश्वास करो, वो उस पागल औरत द्वारा तुम्हें जो झेलना पड़ा उससे भी ज्यादा डरावना होगा। अमंदीना की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, ठीक है। वे पांचों दूसरी सड़क पर मुड़ गए, बूनिया कैफे, पुलिस हेडक्वार्टर और एक छोटे से चौराहे से गुजरते हुए सेंट सेन कैथीड्रल के बाहर पहुंचे। लुमियन को अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने किनारे से चक्कर लगाया, एक स्टैंड ग्लास खिड़की को खोला और अंदर झांका। वो और अमंदीना, जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, लगभग अंधे हो गए। कैथेड्रल के हॉल में कुछ नग्न पुरुष इटर्नल ब्लेजिंग सन की वेदी के सामने घुटनों के बल बैठे थे। वे सभी उत्तरी महाद्वीप से थे, जिसमें अमंदीना का मंगेतर रॉबर्ट भी शामिल था। पाद्रे काली भी नंगा था और एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ रॉबर्ट और दूसरों के बीच टहल रहा था और पढ़ रहा था, वो रोशनी में चलता है, वो गर्माहट फैलाता है, वो दुनिया को रोशन करता है। हर लाइन के साथ पाद्रे कैली और भी ज्यादा एनिमेटेड और अलग अलग तरीकों से एक्साइटेड होता दिख रहा था। चैप्टर 678, अब्सर्ड ऑर्जी। अमंदीना ने नग्न उपदेशक काली को सिर से पांव तक ध्यान से देखा। उसकी निगाहें आखिरकार उसके मंगेतर रॉबर्ट पर टिकी, जो उसके पास घुटनों के बल बैठा था। सुनहरे भूरे बालों वाले उस लड़के ने, जिसकी त्वचा पीली सफेद थी, जैसे वो लंबे समय से धूप में न निकला हो, अपना सामान्य ठंडा व्यवहार छोड़ दिया था। वो भी उतना ही एक्साइटेड था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल रखा और पादरे के अपना उपदेश पूरा करने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। बाकी नग्न पुरुष तेजी से बेचैन होने लगे, धीरे धीरे हलचल करने लगे। हालांकि ये स्पष्ट था कि वे पाद्रे कैली को बहुत सम्मान देते थे। अपने खत्म होते सेल्फ कंट्रोल के बावजूद वे सीधे तौर पर ओर्जी शुरू करने से बचते रहे, केवल कभी कभार छोटी मोटी हरकतें करते रहे। अगर भगवान देख रहे होते तो उन्होंने उन सबको भस्म कर दिया होता। इटर्नल ब्लेजिंग सन में विश्वास रखने वाली अमंदीना अवचेतन रूप से साइड में घुटने टेकना चाहती थी और पश्चाताप में अपना सिर झुकाना चाहती थी। कितना ईशनिंदा वाला दृश्य था। खुली हुई सन बाइबल पकड़े हुए पाद्रे काली ने असामान्य रूप से एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ नग्न पुरुषों को इटर्नल ब्लेजिंग सन की शिक्षाएं देना जारी रखा। ईश्वर कहता है, सूरज हर किसी पर समान रूप से चमकता है। उपदेश के दौरान पाद्रे कैली की निगाहें अक्सर रॉबर्ट और उत्तरी महाद्वीप के अन्य शुद्ध नस्ल के लोगों, उनके चेहरे, छाती और शरीर के निचले हिस्सों पर पड़ती रहीं। उसके एक्सप्रेशन में अनियंत्रित संतुष्टि, आनंद और मजा झलक रहा था। लुमियन ने हमेशा महसूस किया था कि वो काफी पढ़ा लिखा है। अतीत में उसने चर्च के पवित्र कार्यों में बाधा डाली थी, लेकिन उसके सामने मौजूद दृश्य अभी भी उसकी कल्पना से परे था, जिससे वो क्षण भर के लिए दंग रह गया। क्या इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरे सबसे शानदार इंटीशंस में से हैं? एक पल में पाद्रे कैली के बारे में जानकारी और पिछले कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन लुमियन के दिमाग में उभर आए। वो पोर्ट पाइलोस का निवासी है, जिसके पास शुद्ध वेस्ट बालम खून है, और वो दक्षिणी महाद्वीप का एक साधारण निवासी है। एक कैथेड्रल सेवक के रूप में शुरुआत करते हुए उसने अपनी किस्मत बदलने के अवसर का फायदा उठाया था। इसके बाद उसने लगन से काम किया और आखिरकार टिजामो टाउन का पादरे बन गया। वो उच्च पद और अधिक पहचान के लिए तरसता है, विशेष रूप से उत्तरी महाद्वीप के लोगों से। ऐसी लंबे समय से चली आ रही इच्छाओं ने पाद्रे कैली की इच्छाओं को विकृत कर दिया है। क्या वो गुप्त रूप से उत्तरी महाद्वीप के विभिन्न देशों के पुरुषों को निशाना बना रहा है, उन्हें वश में करने और अपनी चाही गई पहचान हासिल करने का प्रयास कर रहा है? रॉबर्ट और अन्य लोग स्पष्ट रूप से काफी युवा हैं। अगर पाद्रे कैली ने कुछ साल पहले ऐसा करना शुरू किया होता तो वे अभी भी अपरिपक्व दिमाग वाले नाबालिग होते। टस्क, तुम पाद्रे,
जैसे ही लूमियन ने वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया, उसने अपनी बहन औरोर के बारे में सोचा। कॉर्ड्यू में उसे कैथेड्रल में जाना, मास में शामिल होना या अक्सर प्रार्थना करना पसंद नहीं था। एक तरफ औरोर खुद इसे पसंद नहीं करती थी और उसने खुद एक उदाहरण पेश किया था। दूसरी ओर औरोर हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि लूमियन, जो शुरुआत में केवल 12 या 13 साल का था, कैथेड्रल में पादरी के साथ अकेला रहेगा। समय समय पर वो लड़कों को अपनी रक्षा खुद करनी होगी, और कई पादरे लड़कों को पसंद करते हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी। अपनी अचानक आई यादों को दबाते हुए लूमियन ने पादरे कैली की ओर देखा, जो अभी भी अपने उपदेश में मग्न था। वो जितना अधिक उपदेश देता, उतना ही अधिक एक्साइटेड होता जाता। लूमियन ने महसूस किया कि उसका विश्लेषण सही होना चाहिए। एक मेल ओर्जी से पहले एक लंबा पवित्र उपदेश देना स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो एक साधारण व्यक्ति सोच सके और उसे अमल में ला सके। ये असामान्य रूप से बेतुका था। हालांकि ये देखते हुए कि पादरे काली उत्तरी महाद्वीप के जेंटलमैन की पहचान के लिए तरसता था, विशेष रूप से इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरे के रूप में अपनी पहचान को देखते हुए, ये सब स्वतः स्पष्ट हो गया। बेचारे इटर्नल ब्लेजिंग सन और सेंट सियन, वे पादरे कैली की परफॉर्मेंस आर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रॉप बन गए हैं। जैसे ही लुमियन ने यह सोचा, पादरे कैली ने आखिरकार अपना रोमांचक उपदेश पूरा किया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और चिल्लाया, सूरज की स्तुति करो। रॉबर्ट और अन्य लड़के, जो समान रूप से एक्साइटेड और नग्न थे, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, अपनी बाहें फैलाईं और एक सुर में गाने लगे, सूरज की स्तुति करो, उनके अनुग्रह की स्तुति करो। सूरज तुम्हारे द्वारा अपनी स्तुति नहीं कराना चाहता, उनका अनुग्रह है। हाँ, ये उच्च पद के लिए पादरे कैली की आकांक्षाओं के साथ मेल खाता है। इस मेल ओर्जी में उसने सभी प्रतिभागियों को उसे एक आर्क बिशप के रूप में देखने के लिए मजबूर किया और उन्हें उपदेश दिया। अंत में वो इन लोगों पर ईश्वर की पवित्र आत्मा का वरदान देगा। लुमियन आगे के दृश्य की कल्पना करने में सक्षम लग रहा था। पादरे काली संतुष्टि में पीछे मुड़ा और पवित्र बाइबल को वेदी पर वापस रख दिया। फिर वो रॉबर्ट के पास पहुंचा, जैसे कोई आर्क बिशप अपने विश्वासियों पर कृपा कर रहा हो। अन्य पुरुष एक दूसरे के साथ उलझ गए। कैमस, रिया और लुगानो, जो एक और स्टैंड ग्लास खिड़की से कैथेड्रल को देख रहे थे, समान रूप से दंग रह गए। विशेष रूप से रिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके तमाम दुखद अनुभवों के बावजूद उसकी आंखें, दिमाग और आत्मा दूषित हो गई हो। होश में आने पर रिया का गुस्सा बढ़ गया। उसके बगल में लूमियन को एक डिटेल याद आई। उसने अपनी आवाज धीमी की और अमंदीना से पूछा, रॉबर्ट और पादरे काली कब प्रेमी बने? अमंदीना ने अपनी दूषित निगाहें हटाईं और एक पल के लिए सोचा। पादरे कैली के तिजामों आने के 1 साल से भी अधिक समय बाद, लगभग 3 साल पहले। लूमियन ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या वे असलियत में प्रेमी बने या ड्रीम फेस्टिवल के दौरान? बेशक असलियत में, अमंदीना ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। कुछ गड़बड़ है। पादरे कैली 1 साल से अधिक समय से तिजामों में था। उसे शांत हो जाना चाहिए था और अत्यधिक इच्छाओं और भावनाओं से रहित होना चाहिए था। वो अभी भी रॉबर्ट और अन्य लड़कों को क्यों निशाना बना रहा था? देखने में तो ऐसा लगता है कि पादरे काली के बारे में कुछ असामान्य है, और ये असामान्यता ड्रीम फेस्टिवल के सोर्स से संबंधित होनी चाहिए। इसीलिए उसने इसकी शुरुआत घोषित की थी। जैसे ही लुमियन ने यह सोचा, उसने रिया को गुस्से में अपना धनुष उठाते और कैथेड्रल पर निशाना साधते देखा, जहां दृश्य तेजी से असहनीय और गंदा होता जा रहा था। लगभग उसी समय ऊर्जावान पादरे कैली ने अपना शरीर घुमाया। अचानक लुमियन ने एक हाथ अपनी जेब में रखे हुए गहरे भूरे रंग की त्वचा, धंसी हुई आंखों और पतले काले बालों वाले उस मूल पादरे को देखा। उसकी नग्न आकृति लुमियन की आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। उसे पादरे कैली के शरीर से एक ठंडी आभा निकलती महसूस हुई, जो उसकी आत्मा को पूरी तरह से जमाने और उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही थी। रेत पोजेशन। तो पादरे कैली के पास रेत में बदलने की क्षमता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उसकी कमजोरियों की जांच की, तो मुझे एहसास हुआ कि ये केवल शरीर के गहरे हिस्से में आत्मा के भीतर मौजूद थी। हे, एक रेत इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथेड्रल में और सूरज की रोशनी में उपदेश दे रहा है। किसने सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा? पादरे काली की रेत शक्तियां निश्चित रूप से पोषण पीने से नहीं आई थीं। उन्हें निश्चित रूप से खोज लिया गया होता और शुद्ध कर दिया गया होता। एक वरदान? लूमियन को एहसास हुआ। अपने सीक्वेंस 5 स्पिरिट बॉडी की ताकत पर भरोसा करते हुए लूमियन ने पादरे काली से अपने शरीर का कंट्रोल वापस लेने के लिए संघर्ष किया। वो ब्लड एम्परर के ऑरा ब्रांड को सक्रिय करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने अमंदीना की ओर देखा और कठिनाई से एक एक शब्द करके कहा, मुझे और काली को सपने में ले चलो। लूमियन जानता था कि अमंदीना के लोगों को जबरदस्ती सपने में खींचने की क्षमता केवल एक पर एक ही इस्तेमाल की जा सकती थी। हालांकि पादरे काली वर्तमान में उससे जुड़ा हुआ था और उसके स्पिरिट बॉडी के साथ उलझा हुआ था।
शायद वो उन्हें एक यूनिट के रूप में मान सकती थी। जहां तक बात है कि क्या रेत सपने देखते हैं, लूमियन फिलहाल ये नहीं जानता था। आखिरकार उसके पास अभी भी एक बैकअप प्लान था। एक गूंजते हुए धमाके के साथ रिया के तीर ने स्टैंड ग्लास खिड़की को चकनाचूर कर दिया, जिससे कांच के टुकड़े जमीन पर गिर गए। चांदी जैसी सफेद बिजली से लिपटे उस तीर ने 10 मीटर से अधिक की दूरी तय की, उस जगह को चीर दिया जहां पाद्रे काली था और उसे मोमबत्ती वाली लकड़ी की मेज पर जड़ दिया। कड़कती बिजली के बीच वो लंबी लकड़ी की मेज टूट गई और जमीन पर गिर गई, जिससे जलती हुई मोमबत्तियां सभी दिशाओं में गिर गईं। रॉबर्ट, जो पाद्रे काली के अचानक चले जाने से दंग रह गया था, उसने रिएक्ट किया। उसने अपना मुंह खोला और एक अजीब भाषा में अजीब शब्द कहे। ओह! जैसे कि फेसैक एम्पायर के सुदूर उत्तर से कोई ठंडी हवा चली हो। हवा में एक धुंधली, अजीब और अमानवीय आकृति प्रकट हुई और रॉबर्ट के शरीर में समा गई। रॉबर्ट के शरीर पर कवच जैसी बर्फ की एक परत चढ़ गई और उसके हाथ में एक विशाल नुकीला और क्रिस्टलीय पाले का हंसिया प्रकट हुआ। विशाल हंसिया पकड़कर रॉबर्ट, रिया, कैमिस और अन्य लोगों की ओर भागा। वो जहां से भी गुजरा, जमीन जम गई और दीवारों पर बर्फ के टुकड़े प्रकट हो गए। डॉट डॉट डॉट। ब्रियो मोटेल की चौथी मंजिल पर चौराहे के पास एक कमरे में दो आकृतियां पर्दों के पीछे से निकलीं, जैसे लूमियन और उसके साथी उस सड़क की ओर बढ़े जहां सेंट सियन कैथीड्रल स्थित था। उनमें से एक स्पष्ट उत्तरी महाद्वीप की विशेषताओं वाला व्यक्ति था। उसकी गहरे हरे रंग की आंखें उसके गहरे भूरे रंग के फॉर्मल सूट और काली रेशमी टॉप हैट के सामने अलग ही चमक रही थीं। दूसरी नाजुक त्वचा, उत्कृष्ट चेहरे की विशेषताओं और गहरी नीली आंखों वाली एक महिला थी। उसने हल्के रंग की ड्रेस पहनी थी, जो आसानी से हिलने डुलने देती थी, और मोतियों से सजी पंख वाली टोपी पहनी थी। वे वही कपल थे जिन्हें लूमियन ने देर रात ब्रियो मोटेल में जाते देखा था। वे आधिकारिक ड्रीम फेस्टिवल शुरू होने से मात्र 10 मिनट पहले टिजामो पहुंचे थे। उस पल पुरुष और महिला की आंखें साफ थीं और उनमें किसी भी तरह की अत्यधिक भावना या हरकत नहीं थी। पेट्रोल टीम का तिजामो में अचानक आना वास्तव में इसलिए है क्योंकि उन्होंने यहाँ की समस्या खोज ली है, सुंदर महिला ने नीचे सड़क की ओर खिड़की से देखते हुए गहरी आवाज में कहा। देखने में लगता है उन्होंने इस खास सपने में सचेत और तर्कसंगत रहने का तरीका भी खोज लिया है। आदमी के एक्सप्रेशन ठंडे थे और उसने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन वे अभी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। वे गलत दिशा में जा रहे हैं। चलो चलते हैं। पंख वाली टोपी वाली महिला ने दरवाजे की ओर रास्ता दिखाया। वे दोनों फुर्ती से एक के बाद एक सीढ़ियों से नीचे उतरे। जैसे ही वे दूसरी मंजिल से गुजरे, हल्के रंग की ड्रेस वाली महिला अचानक रुक गई और फुसफुसाई, क्या तुम्हें कुछ अजीब सुनाई दे रहा है? आधी टॉप हैट वाले आदमी ने कुछ सेकंड के लिए ध्यान से सुना और दूसरी मंजिल के एक कमरे की गहराई से कुछ चबाने की हल्की आवाजें सुनी। आवाज बिना रुके आती रही। चैप्टर 679, स्पिरिट मीडियम। रॉबर्ट को आइस आर्मर पहने और एक फ्रॉस्ट साइड घसीटते हुए अपनी रिया और लुगानो की ओर मुख किए हुए स्टेन ग्लास विंडो की तरफ तेजी से दौड़ते देख कैमिस ने तुरंत अपनी कस्टम मेड रिवॉल्वर निकाली और आगे निशाना साधा। उसी पल उसके पैर ठंडे पड़ गए और उसका शरीर जम गया, जिससे उसके जोड़ सुस्त हो गए और उसकी कलाइयां कांपने लगीं। अपनी आंख के कोने से कैमिस ने देखा कि हालांकि रॉबर्ट वास्तव में करीब नहीं आया था, लेकिन जमीन पर मौजूद पाला और दीवार पर बर्फ की सुइयां पहले ही उस तक पहुंच चुकी थीं। 10 से 20 मीटर के दायरे में ठंड तेज हो गई, जो सुदूर उत्तर की याद दिला रही थी। एक सरसराहट के साथ रिया ने चांदी जैसी बिजली से लिपटा एक और तीर छोड़ा। रॉबर्ट न तो झुका और न ही बचा। अपने हाथों में ताकत लगाते हुए उसने बर्फीले हंसिए को आगे की ओर घुमाया। क्लैंग। हंसिए ने तीर को दूर पटक दिया, अपने पीछे थोड़ी मात्रा में बिजली छोड़ दी, जो रॉबर्ट के शरीर की ओर दौड़ी। कड़कड़ाती आवाजों के बीच रिया और अन्य लोगों की ओर दौड़ना जारी रखने से पहले रॉबर्ट ने एक पल के लिए सुन महसूस किया। कैमिस दंग रह गया। वो इस बात से हैरान नहीं था कि रॉबर्ट इतनी आसानी से फ्रॉस्ट साइथ को कंट्रोल कर सकता था और एक बड़ा फ्रोजन डोमेन बना सकता था। इसके बजाय वो इस बात से हैरान था कि रॉबर्ट उसके पास तक आ गया था और 5 मीटर की सीमा में प्रवेश करने वाला था। क्या वो मेरी साइकिक पियर्सिंग एबिलिटी के बारे में नहीं जानता? क्या उसे एहसास नहीं है कि साइकिक पियर्सिंग की प्रभावी रेंज 5 मीटर है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आर्बिटर पाथवे के किसी मिड सीक्वेंस बियॉन्डर का कभी सामना न किया हो या उससे लड़ाई न की हो? कैमिस ने सोचा कि ये सच है। पेट्रोल टीम या एडमिरल गार्ड में कोई नहीं जानता कि रॉबर्ट और मिस अमंडीना भी बियॉन्डर्स हैं। ड्रीम फेस्टिवल के दौरान बियॉन्डर पावर्स हासिल करने के बाद उन्होंने शायद बाहर की दुनिया में उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया होगा। वे अपनी पूरी क्षमता केवल वार्षिक ड्रीम फेस्टिवल के दौरान ही दिखा सकते हैं। चुनने के लिए बहुत सारे बियॉन्डर दुश्मन नहीं हैं। जैसे ही ये विचार कैमस के दिमाग में आए, उसने मौके का फायदा उठाया। जैसे ही रॉबर्ट 5 मीटर के भीतर आया, कैमस की आंखें शानदार बिजली से चमक उठीं। साइकिक पियर्सिंग।
बिजली के 2 बोल्ट निकले और रॉबर्ट के सिर को भेद दिया। रॉबर्ट के मुंह से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकली और वो दर्द से तड़पता हुआ आगे गिर गया। ने फ्रॉस्ट साइड को एक तरफ फेंक दिया था। रिया का तीर एक बार फिर धनुष की डोरी पर चढ़ गया, जो सहज रूप से रॉबर्ट के लुढ़कने का पीछा कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा, जो उसके शरीर के भीतर से फूट रहा था, और शक्ति के प्रवाह के साथ उसकी मांसपेशियां फूल गईं। रेजिंग ब्लो। ये वो रेजिंग ब्लो था जिसे रिया ने अपने गुस्से के माध्यम से जमा किया था। यह सेलर पाथवे के सीक्वेंस 8 फोक ऑफ रेज से आया था। संचित क्रोध को मुक्त करके उसका हमला बहुत बढ़ गया था। रिया वर्तमान में इसी सीक्वेंस पर थी, लेकिन उसके हाथ में मौजूद हंटिंग बो एक शक्तिशाली बियॉन्डर आइटम था। ये एक जबरदस्त हथियार था जिसे खरीदने के लिए उसने टिजामो आने से पहले अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। इसे थंडरक्लैप एक्सप्लोजन कहा जाता था और इसका इस्तेमाल 2 साल तक किया जा सकता था। जल्द ही रॉबर्ट का लुढ़कना बंद हो गया, लेकिन वो साइकिक पियर्सिंग के कारण होने वाले तीव्र दर्द से छुटकारा नहीं पा सका। वो एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गया। बिना किसी हिचकिचाहट के रिया ने चकाचौंध वाली बिजली से घिरे तीर को देखा और धनुष की डोरी पर अपनी पकड़ छोड़ दी। तीर तेजी से निकला, लेकिन उस पर लगी बिजली अजीब तरह से 2 हिस्सों में बंट गई। एक तीर को घेरे रही, जबकि दूसरी दाईं ओर झपटी। हाँ, रिया की पुतलियां फैल गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। सहज रूप से उसने अपना सिर घुमाया और बिजली के अलग हुए बोल्ट का उसके गंतव्य तक पीछा किया। फिर उसने लुइस बेरी को खिड़की के सहारे झुके हुए देखा। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वो नीचे की ओर फिसल रहा था। कुछ सेकंड पहले लुइस बेरी के शब्द सुनकर अमंडिना ने उलझन और उत्साह के मिश्रण के साथ उस पर ध्यान केंद्रित किया था। चूंकि आपने कह ही दिया है, तो मैं औपचारिकता नहीं दिखाऊंगी। उसकी आध्यात्मिक धारणा में लुइस बेरी की आत्मा उस भयावह आत्मा के साथ गुंथी हुई थी, जो अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को युद्ध के मैदान के रूप में उपयोग करते हुए जमकर विरोध कर रही थी। हालांकि शरीर का मालिक स्पष्ट रूप से नुकसान में था। अमंदिना ऐसी परिस्थितियों में उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। वह धुंधले तौर पर समझ गई कि क्यों लुइस बेरी ने उसे दूसरे पक्ष के सिर पर लॉक करने और उसकी आध्यात्मिकता के साथ आत्मा को उलझाने का निर्देश दिया था। लूमियन, जिसने अमंदिना से अपनी क्षमताओं का उपयोग करवाया था, हकलाने लगा, क्योंकि उसने अपनी जेब में अपना बायां हाथ हिलाने के लिए संघर्ष किया। उसका बायां हाथ उसकी पतलून की जेब या शर्ट की जेब में नहीं था, बल्कि उसके ट्रैवलर्स बैग में था। सेंट सेन कैथीड्रल के बाहर पहुंचने और स्टेन ग्लास विंडो को खोलने के बाद लूमियन ने अपना बायां हाथ अपने ट्रैवलर्स बैग में डाल दिया था, जो किसी भी पल एक उपयुक्त मिस्टिकल आइटम निकालने के लिए तैयार था। वो आगामी युद्ध की तैयारी कर रहा था। अगर ये सपना नहीं होता, तो उसका हाथ शायद उसकी बाईं शर्ट की जेब में होता, जहां मिस्टर के की उंगली थी। रेत द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होने से पहले लूमियन ने संघर्ष करने और अपने ट्रैवलर्स बैग से एक ब्रूच निकालने के लिए एक रीपर की आत्मा की ताकत पर भरोसा किया। ये ग्रे सफेद बिजली के आकार का ब्रूच था, जिसे फ्यूरी ऑफ द सी के नाम से जाना जाता था। लूमियन ने ब्रूच को कसकर पकड़ा और अमंडिना को दीवार के सहारे झुके हुए देखा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और आंखें बंद कर लीं। उसके विचार अचानक धुंधले हो गए और उसकी पलकें भारी हो गईं। वो सो गया और धीरे धीरे दीवार से नीचे फिसल गया। पाद्रे काली उसके शरीर में खामोश हो गया। रेत भी सोता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह अज्ञात था कि क्या वो अपने आप सो जाएगा या वो अब शरीर रखने के नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित था। अमांदीना ने अपनी आंखें खोलीं और ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वो खुद की प्रशंसा करना चाहती थी। कड़कड़ाहट की आवाज के साथ रिया के तीर से अलग हुआ बिजली का बोल्ट लूमियन से टकराया, जो कई छोटे बिजली के सांपों में बदल गया, जो उसके चारों ओर रेंगने लगे। ये फ्यूरी ऑफ द सी ब्रूच का नकारात्मक पहलू था। भले ही लूमियन इसे केवल ले जा रहा हो, बारिश में बाहर निकलने पर बिजली गिरने की बहुत अधिक संभावना थी, और अगर वो किसी और पर हमला किए बिना इसे पहनता, तो ऐसी चीज का सामना करने की संभावना काफी बढ़ जाती। लूमियन का मानना था कि चूंकि फ्यूरी ऑफ द सी ब्रूच में बारिश के दिन बिजली के झटकों को आकर्षित करने की संभावना थी, इसलिए इसमें बिजली के लिए एक विशेष आकर्षण था। ऐसी स्थिति में हालांकि बारिश नहीं हो रही थी, क्या होगा अगर पास में बिजली का कोई और स्रोत हो? क्या होगा? इसकी बहुत अधिक संभावना थी कि ये किसी और की बिजली के एक हिस्से को आकर्षित करेगा। बिजली के झटके के दर्द से उत्तेजित होकर लूमियन, जो अब नाइटमेयर एबिलिटी से प्रभावित नहीं था, अपने सपने से बाहर निकल आया। उसे फिर से होश आ गया, लेकिन उसका शरीर सुन रहा। उसने इसका अनुभव किया और पाद्रे कैली ने भी। जैसे ही रेत को होश आया, उसने खुद को विद्युत प्रवाह के नुकसान से बचाने के लिए सहज रूप से लूमियन के शरीर से अलग कर लिया। उसका चेहरा निकटतम कांच के फलक पर उभरा, उसका रूप धुंधला था। मौके का फायदा उठाते हुए लूमियन ने ग्रे सफेद बिजली के आकार का ब्रूच पहना और अपने ट्रैवलर्स बैग से अपनी रिवॉल्वर निकाली। उसने अपना दायां हाथ उठाया, रेत काली पर निशाना साधा, जो अभी भी स्तब्ध था।
रेत के विभिन्न रंग लूमियन की दृढ़ आंखों में झलक रहे थे। लूमियन की दृष्टि में पीलापन तेजी से फैला। बैंग! लूमियन ने शांति से ट्रिगर खींचा, एक पीली गोली चलाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, फ्यूरी ऑफ द सी ब्रूच पर चांदी सफेद बिजली चमकी, तुरंत गोली में समा गई और उसकी सतह पर लिपट गई। ये ब्रूच की क्षमताओं में से एक थी। ये पहनने वाले को हर हमले के साथ इलेक्ट्रिक शॉक इफेक्ट दे सकती थी। प्राइड आर्मर को अस्थायी रूप से खोने के बाद ये आत्मा प्रकार के प्राणियों के खिलाफ लूमियन के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक बन गया था। चांदी सफेद बिजली से घिरी पीली गोली स्टेन्ड ग्लास से टकराई, उसे चकनाचूर कर दिया और सभी दिशाओं में छोटे विद्युत प्रवाह भेज दिए। हालांकि ये पाद्रे कैली से चूक गई। जैसे ही लूमियन ने ट्रिगर खींचा, रेत कांच से गायब हो गया और तुरंत कैथेड्रल के ऊपर ऊंचे क्रिस्टल झूमर की कांच जैसी सतह पर कूद गया। मिरर ब्लिंक। दूसरी तरफ रिया का तीर सटीकता के साथ रॉबर्ट से टकराया, जिससे किसी भारी वस्तु के टकराने जैसी गूंजती हुई आवाज निकली। क्रैक! रॉबर्ट के शरीर को ढकने वाला आइस आर्मर तुरंत चटक गया और टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गया। कड़कड़ाते बिजली के सांपों के हमले के तहत उसके शरीर से जुड़ी धुंधली परछाई मुक्त हो गई और शून्य में गायब हो गई। आइस आर्मर ने उसे अधिकांश नुकसान से बचा लिया था, इसलिए रॉबर्ट अपेक्षाकृत अप्रभावित रहा। हालांकि उसकी छाती में जकड़न महसूस हुई और उसका शरीर थोड़े समय के लिए सुन्न हो गया। उस पल उसे कपड़े न पहनने का पछतावा हुआ। उसकी स्पिरिट चैनलिंग के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्रियां उसके कपड़ों में छिपी थीं, जैसे फुल मून एसेंस ऑयल या कॉप्स इंसेंस मेडिकेशन। ऐसी बहुत कम आत्माएं थीं जो उसे बिना सामग्री के उपयोग के सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति दे सकती थीं। अभी वाली सबसे शक्तिशाली थी कैमस की विशेष रिवॉल्वर और रिया के तीरों को अपनी ओर निशाना साधे देख रॉबर्ट चिंतित हो गया। उसने एक स्पिरिट चैनलिंग विधि के बारे में सोचा जिसे ऐसी परिस्थितियों में पूरा किया जा सके। भौहें सिकोड़ते हुए और दर्द के डर से उसने अपनी जीभ की नोक को काट लिया। पफ्ट! उसने अपनी लार के साथ मिली अपनी जीभ की नोक का खून थूका, जिससे उसके गले से एक अजीब आवाज निकली। कैथेड्रल की पत्थर की ईंटों के नीचे से पुराने पत्थर जैसे हाथों की एक जोड़ी निकली, रॉबर्ट के शरीर को पकड़ा और उसे जमीन के नीचे खींच लिया। समय के किसी बिंदु पर जमीन दलदल की तरह नरम हो गई थी और हवा में मौजूद खून अचानक गायब हो गया था। कैमिस की गोलियां और रिया के तीर एक के बाद एक पहुंचे, लेकिन उन्होंने केवल जमीन पर पत्थर की ईंटों पर चिंगारी पैदा की। स्पिरिट मीडियम? कैमिस ने इस अवसर का उपयोग रॉबर्ट के पाथवे और सीक्वेंस के अपने निर्णय को संशोधित करने के लिए किया। वो वास्तव में मिस अमांडीना के समान पाथवे से नहीं है। क्या उसने भी काले पत्थर से अपनी सुपर पावर हासिल नहीं की थी? कैमिस जल्दी से कुछ कदम पीछे हटा, एक कारतूस बैग निकाला और रिवॉल्वर को रिलोड करना शुरू कर दिया। मतानी के अधिकारियों के सदस्य के रूप में विभिन्न प्रभावों वाली बियॉन्डर गोलियां प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था, भले ही पेट्रोल टीम अमीर न हो या उसके पास ज्यादा संचय न हो। आखिरकार वहां इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च, गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी चर्च, चर्च ऑफ अर्थ मदर और कई साहसी लोग आ जा रहे थे। इसके अलावा पेट्रोल टीम को रोज स्कूल ऑफ थॉट और न्यूमिनस एपिस्कोपेट की कुछ शाखाओं के खिलाफ सतर्क रहने की आवश्यकता थी। उन्हें लक्षित तैयारी करनी पड़ती थी। कैमिस ने फुर्ती से सुनहरी प्यूरिफाइंग बुलेट्स को रिवॉल्वर के सिलेंडर में डाला और उसे बंद कर दिया। उसी समय पाद्रे काली, जो एक और स्टेन्ड ग्लास विंडो पर कूद गया था, फिर से प्रकट हुआ। उसने अपना मुंह खोला और एक तीखी चीख निकाली, जिसने कानों के पर्दे और स्पिरिट बॉडी को नुकसान पहुंचाया। आह! रेत श्रीक। चैप्टर 680 कॉम्बैट एक्सपीरियंस। कैमिस, जिसने अभी अभी अपनी रिवॉल्वर के सिलेंडर में प्यूरिफाइंग बुलेट्स लोड की थीं, उसे अपने दिमाग में स्टैटिक की एक तेज आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों के सामने दुनिया उससे अलग होती लग रही थी। पारदर्शी कांच का एक बड़ा टुकड़ा उसके और हकीकत के बीच एक बाधा बना रहा था। रेत श्रीक के कारण कांच पर दरारें दिखाई देने लगीं, जो स्पिरिट बॉडी तक फैल गईं। लूमियन, रिया, लुगानो, अमंडीना, रॉबर्ट, जो अभी अभी वेदी के पास जमीन से बाहर निकला था, और पागलों की तरह बचते हुए अन्य नग्न पुरुषों के कानों में कांच टूटने की एक हल्की आवाज गूंजी। इससे उनके कान के पर्दों में तेज दर्द हुआ, उनकी नाक से खून बहने लगा और उनकी आत्मा की गहराइयों से पीड़ा होने लगी। लगभग हर कोई अपनी जगह पर जम गया, जैसे एक अदृश्य तूफान में फंसे नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन हों। वे नग्न पुरुष, जो साधारण लग रहे थे, बिना किसी आवाज के बेहोश हो गए। उनकी आंखों, नथुनों, मुंह, कानों और त्वचा से खून रिसने लगा। हालांकि लूमियन, जो सीक्वेंस 5 रीपर बन चुका था, उसे सबसे कम नुकसान हुआ और वो सबसे तेजी से रिकवर हुआ। बर्फ के महीन क्रिस्टल वाले तीरों ने उस पर वार किया, उनके सिरों पर ठंडी रोशनी चमक रही थी। एक पल में लूमियन ने एक फैसला लिया। नुकसान से बचने के लिए वो न तो किसी छाया वाले जीव में बदला और न ही उसने परछाइयों में प्रवेश किया और न ही उसने झुकने की कोशिश की। इसके बजाय उसके पूरे शरीर पर धधकती सफेद लपटें जल उठीं।
वो एक जलते हुए सफेद भाले में बदल गया और खुद को बर्फ के क्रिस्टल वाले तीरों का सामना करते हुए दरवाजे के करीब वाली स्टैंड ग्लास खिड़की की ओर फेंक दिया। अपनी गहरी भूरी त्वचा और भयानक भावों के साथ पाद्रे काली वहां खड़ा था। अमंदीना रेत श्रीक से रिकवर होने वाली दूसरी व्यक्ति थी। उसने देखा कि वो राजसी धधकता सफेद भाला अपनी ओर तेजी से आते हुए बर्फ के क्रिस्टल तीरों से टकराया। चुपचाप धधकते सफेद जलते भाले का सामना करने वाले बर्फ के क्रिस्टल तीरों का एक हिस्सा सफेद गैस में बदल गया, जबकि आसपास के तीर जल्दी से पिघलकर भाप बन गए। पानी की भाप से बनी सफेद धुंध हवा में भर गई। हालांकि धधकता सफेद जलता भाला काफी धुंधला हो गया था और हिंसक रूप से जलना बंद हो गया था, फिर भी वो सीधा स्टैंड ग्लास की ओर बढ़ा जिसने पाद्रे कैली की आकृति को उजागर किया था। इसी तरह के बर्फ के क्रिस्टल तीर सफेद धुंध को चीरते हुए अमंडीना, कैमुस, रिया और लुगानो से टकराए। हालांकि वे या तो पिघल गए या काफी सिकुड़ गए, जिससे उनकी गति कम हो गई। अमंदीना और कैमिस, जो अभी अभी रेत श्रीक से बचे थे, आसानी से बच निकले। हालांकि रिया और लुगानो समय पर रिएक्ट नहीं कर पाए और बर्फ के क्रिस्टल तीरों की चपेट में आ गए। उन्हें केवल थोड़ा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी बच्चे ने उन्हें स्नोबॉल से मारा हो। ये थोड़ा दर्दनाक था, लेकिन ज्यादातर गीला और ठंडा था। उन्होंने अपनी सुस्ती से बाहर निकलने के अवसर का फायदा उठाया, लगभग उसी समय जब वेदी पर रॉबर्ट था। कड़क धधकता सफेद जलता भाला स्टैंड ग्लास से टकराया और उसे अनगिनत टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। हालांकि पाद्रे कैली पहले ही उस खिड़की पर कूद गया था जिसे लूमियन ने खोला था, और वो बाल बाल हमले से बच गया। जैसे ही जलते हुए सफेद भाले की लपटें शांत हुईं, धुंधली होती रोशनी से लूमियन की आकृति उभरी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर सफेद लपटें जलाईं और एक राजसी भाले में बदल गया, जो उस खिड़की की ओर बढ़ा जहां पाद्रे काली दिखाई दिया था। वो अपने दुश्मन का पीछा करने के लिए दृढ़ था। उसने जानबूझकर टेलीपोर्ट करने से परहेज किया और बार बार जलते हुए भाले में बदल गया, ये उम्मीद करते हुए कि पाद्रे काली ऐसी संभावनाओं को अनदेखा कर दे। फिर एक महत्वपूर्ण क्षण में वो अप्रत्याशित रूप से उसके बगल में दिखाई देगा और रेत को चकमा देते हुए स्पेल ऑफ हैरम्फ का उपयोग करेगा। वरना एक रेत को पकड़ना चुनौतीपूर्ण होगा, जो लगातार मिरर की गई वस्तुओं के माध्यम से कूद सकता था और पकड़ से बचने के लिए उन्हें पोर्टल के रूप में उपयोग कर सकता था। इसके अलावा लूमियन जानता था कि रेत को कुछ हद तक स्पिरिट वर्ल्ड का प्राणी माना जा सकता है। वे टेलीपोर्टेशन पूरा करने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड का उपयोग भी कर सकते थे। हालांकि वे इस क्षेत्र में विशेषज्ञ स्पिरिट वर्ल्ड प्राणियों की तुलना नहीं कर सकते थे। फिर भी ये एक ऐसी क्षमता थी जिसे कम नहीं आंका जा सकता था। जैसे ही आग का गोला वाला भाला उस खिड़की की ओर बढ़ा जिसे लूमियन ने खोला था, रॉबर्ट वेदी के उस हिस्से की ओर लुढ़का जहां उनके कपड़े थे। उसका इरादा स्पिरिट चैनलाइजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों को वापस पाने का था। सू एक तीर ने उसके सामने पत्थर की ईंटों को चीर दिया, जिससे उसे आखिरी समय में अपने लुढ़कने की दिशा बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, और वो बाल बाल उस प्रक्षेप्य से बच गया। जैसे ही रिया ने अपना धैर्य वापस पाया, उसने रॉबर्ट पर निशाना साधा और हमला शुरू कर दिया। वह और कैमिस दोनों का मानना था कि लुइस बेरी अकेले पाद्रे काली को संभाल सकता है, इसलिए उनका मिशन रॉबर्ट को रोकना और इस मुख्य व्यक्ति को पकड़ना था, जिससे उसे युद्ध में हस्तक्षेप करने से रोका जा सके। जैसे ही बंदूक की आवाज गूंजी, पाद्रे काली की आकृति स्टैंड ग्लास खिड़की से गायब हो गई। उसकी मौजूदगी का कोई निशान नहीं बचा। पास ही खड़ी अमंदिना की आंखों में उस नग्न गिरे हुए पाद्रे की तस्वीर झलक रही थी। अमंदिना विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जल्दी ही ठंडा हो गया। धीरे धीरे उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने लगा, क्योंकि एक अज्ञात शक्ति ने उसके कार्यों पर नियंत्रण कर लिया था। छप छप की आवाज के बीच लूमियन का धधकता सफेद जलता भाला स्टैंड ग्लास को चीरता हुआ निकला और कैथेड्रल के बाहर गिरा, जो अमंडीना से 3 से 4 मीटर दूर था। उसकी गर्मी रात की ठंडी हवा में महसूस हो रही थी। जैसे ही लपटें शांत हुईं, लूमियन प्रकट हुआ, जिसने सुनहरी घास की टोपी, सफेद शर्ट और काली बनियान पहनी हुई थी। उस समय अमंदिना के हाथ पहले ही अनैच्छिक रूप से उठ चुके थे। उसके खूबसूरत चेहरे के कोने एक भयानक और घमंडी मुस्कान में सिमट गए। चलो भी, मुझ पर हमला करो। अमंदिना सबसे पहले घायल होने वाली और मरने वाली व्यक्ति होगी। अगर शरीर मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तो मैं अभी भी समय रहते कूद सकता हूँ और पोजीशन बदल सकता हूँ। पाद्रे काली लोगों को जबरदस्ती सपनों में खींचने की अमंदिना की क्षमता से सावधान था, एक ऐसी शक्ति जो युद्ध का पासा आसानी से पलट सकती थी। इस बार उसने लुइस बेरी, जो एक उच्च सीक्वेंस वाला दुश्मन था, के बजाय उसे वश में करने का फैसला किया और लूमियन के हमलों के खिलाफ उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद की। जैसे ही पाद्रे काली ने एक भयानक और घमंडी मुस्कान के साथ अमंदीना के शरीर को नियंत्रित किया, उसने देखा कि लुइस बेरी के होंठ एक चमकती मुस्कान में बदल गए। एक रेत के रूप में पाद्रे काली को एक मजबूत आध्यात्मिक पूर्वाभास हुआ और उसे अचानक अत्यधिक खतरे का एहसास हुआ। हाँ,
लूमियन की हंसी से एक पीली सफेद रोशनी निकली और अमंदीना पर गिरी, जो 3 से 4 मीटर दूर खड़ी थी। उसकी आत्मा और पाद्रे काली को लपेट लिया, जो समय रहते मिरर ब्लिंक का उपयोग नहीं कर सका। लूमियन को वाकई ये एक सुखद आश्चर्य लगा। तुम्हें नाइटमेयर की क्षमताओं के बारे में पता है, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि स्पेल ऑफ हारम से कैसे बचाव किया जाता है? ओह, तुम वाकई नहीं जानते। तुम न तो इस क्षमता को जानते हो और न ही तुम जानते हो कि मैं इसमें सक्षम हूँ। हालांकि एक रेत के रूप में तुम लगातार मिरर जंप कर सकते हो, फिर भी तुम मेरे एक साथी के साथ खुद को जोड़ने पर अड़े रहते हो और मेरे कुछ मीटर के दायरे में रहते हो। ये किस तरह का विश्वास है? क्या तुम्हारे पास युद्ध का पर्याप्त अनुभव नहीं है? भले ही तुम स्पेल ऑफ हारम्फ के बारे में नहीं जानते थे, तुम्हें साइकिक पियर्सिंग जैसी क्षमताओं से बचाव करना होगा। ओह, तुम्हें लगता है कि कैमस बहुत दूर है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हंटर पाथवे के सीक्वेंस 5 के रूप में मुझे ये कैसे पता चलेगा? क्या तुम अमंदीना को जल्दी से मारने के लिए मेरा उपयोग करने की उम्मीद कर रहे हो? क्या तुमने मिस्टिकल आइटम्स के अस्तित्व पर विचार नहीं किया है? मेरी मूल योजना ये थी कि यदि मैं टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके स्पेल ऑफ हरम्फ और कल देने के बाद तुम्हें खत्म करने में विफल रहा, तो मैं एक रणनीतिक वापसी का नाटक करूंगा और बॉटल ऑफ फिक्शन सेट करने के लिए एक छोटी जगह ढूंढूंगा। फिर जब तुम पास आते तो मैं तुमसे एक तंग और बंद जगह में लड़ता, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उस समय हिसोका के साथ किया था। मेरे आश्चर्य के लिए तुमने खुद को मेरे हवाले कर दिया। जैसे ही लूमियन ने बेतहाशा आलोचना की, पाद्रे कैली और अमंदीना बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े। अगर ये कुछ समय पहले हिसोका के साथ उसकी लड़ाई के दौरान हुआ होता, तो लूमियन ने बाद के कदमों को पूरा करने में जल्दबाजी की होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्पेल ऑफ हैरम्फ एक सीक्वेंस 5 दुश्मन को लंबे समय तक बेहोश नहीं कर सकता था। हालांकि अब जब वो सीक्वेंस 5 में आगे बढ़ चुका था, तो उसका स्पेल ऑफ हैरम्फ काफी मजबूत हो गया था। एक रेत को कंट्रोल करने का समय बढ़ गया था, हालांकि ये अभी भी कुछ सेकंड तक ही सीमित था। लूमियन ने अपने ट्रैवलर्स बैग से कुछ विशेष गोलियां निकाली। इन्हें पेट्रोल टीम के कैमस के माध्यम से खरीदा गया था। 2 एग्जॉसिज्म और 2 प्यूरिफिकेशन गोलियां, दोनों सुनहरे रंग की। लूमियन ने फुर्ती से चारों गोलियों को अपनी रिवॉल्वर के सिलेंडर में लोड किया और जमीन पर लेटी अमंडीना पर निशाना साधा। अपनी आंख के कोने से इसे देखते हुए कैमस डर के मारे उछल पड़ा और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? उसे बचा रहा हूं, लूमियन ने शांति से जवाब दिया। फिर उसने ट्रिगर दबाया। बैंग! सुनहरी एग्जॉसिज्म बुलेट अमंडीना के कंधे पर लगी, जिससे उसे खून बहने लगा और उसमें से सुनहरी सूरज की रोशनी निकलने लगी। अमंदीना दर्द में जाग गई और पाद्रे काली की परछाई उसके शरीर से अलग हो गई। उसका चेहरा सूरज की रोशनी के नीचे विकृत हो गया। मूल रूप से एग्जॉसिज्म बुलेट्स की ताकत के साथ पीड़ित के शरीर से एक रेत को एक पल में बाहर निकालना असंभव होता। हालांकि पाद्रे काली बेहोश था और प्रभावी ढंग से रिएक्ट करने में असमर्थ था। लूमियन ने अपनी बंदूक उठाई। उसकी आंखों में पाद्रे काली के स्पिरिट बॉडी की सतह का रंग झलक रहा था। उसने उस पीलेपन पर निशाना लगाया, जो स्पष्ट हो गया था। बैंग! कल की शक्ति से ओतप्रोत एक सुनहरी प्यूरिफाइंग बुलेट रेत के माथे पर लगी। पाद्रे काली की परछाई जम गई, क्योंकि उसने गोली को अपने आप चकनाचूर होते देखा, जो सुनहरी पवित्र लपटों के गोलों में बदल गई, जो उसके पूरे शरीर में फैल गईं, जिससे धूल और उसकी आत्मा जल उठी। सूरज जैसी चमकती सुनहरी लपटों ने जल्दी ही पाद्रे काली को घेर लिया, जिससे उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। ये रेत श्रीक नहीं था, लेकिन फिर भी इसने हर किसी के सिर और कानों को दर्द पहुंचाया। लूमियन ने इन संवेदनाओं को सहन किया और शांति से अमंदीना से कहा, उसे एक सपने में खींचो और ड्रीम फेस्टिवल के सोर्स के बारे में पूछो। पाद्रे काली को पहले ही कल के अधीन किया जा चुका था और वो बुरी तरह कमजोर हो गया था। वो सच्ची मौत के कगार पर था। अमंदीना उसे प्रभावी ढंग से रोक सकती थी। लेकिन अमंडीना के कंधे और सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन जब उसने लुइस बेरी के ठंडे और शांत भाव देखे तो उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। लूमियन लुगानो की ओर मुड़ा और कहा, उसकी बंदूक के घाव का इलाज करो। ठीक है। लुगानो अपने कान के पर्दों के दर्द से कराह उठा, लेकिन फिर भी वो दौड़कर वहां पहुंचा। उस समय कल द्वारा शुद्ध किए गए पाद्रे काली ने सहज रूप से अपनी रेत अवस्था को छोड़ दिया और चल रहे नुकसान से बचने के लिए वापस इंसान में बदल गया। ये देखकर अमंदीना ने एक गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियां भींची और अपनी आंखें बंद कर लीं। वो और पाद्रे काली एक ही समय में सपने में प्रवेश कर गए।